हेलो, दिस इज़ विवेक। वेलकम टू द 12th लेक्चर ऑफ सी सेट सीरीज़। लास्ट लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम पे बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स की थी। आज भी नंबर सिस्टम्स की रिमेनिंग प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स ही करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज़ हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर इज 63। तो ये क्या बोल रहा है कि हमें नंबर ऑफ पेयर्स बतानी है ऑफ नेचुरल नंबर्स जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 63 है। राइट, अगर इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो क्या हो जाएगा। बोल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 63 है। तो हमें ए कॉमा बी है ना, ये एक नेचुरल नंबर की पेयर हो गई जहाँ पे ए इज़ ए नेचुरल नंबर एंड बी इज़ ऑल्सो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, है ना, इससे बस इतना याद रखना है, आपको तो पता ही होगा बट फिर भी, कि ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता है। ज़ीरो होल नंबर आपके इंटीजर्स में, रियल नंबर्स में, इन सब में इंक्लूड होता है, बट जीरो नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं होता। नेचुरल नंबर 1 2 3 बाकी तो पता ही है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं सारे। राइट, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, ऐसे +1 करते चले जाइए, जितना भी ऐड कर पाएंगे +1 नेक्स्ट नेचुरल नंबर आपको मिलता जाएगा। मेन ध्यान रखने वाली बात है कि जीरो इंक्लूड नहीं होता। तो कभी अगर सॉल्व करते टाइम मान लीजिए कोई नेचुरल नंबर ऐसे दिया है प्रॉब्लम में कि कुछ नेचुरल नंबर है, आपने इक्वेशन बनाई और जो आंसर आ रहा है उसमें जीरो भी आ रहा है, तो आपको जीरो वाले केस को एक्सक्लूड करना होगा क्योंकि नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होता। राइट, ठीक है। तो मान लेते हैं जैसे ए बी दो नेचुरल नंबर्स हैं एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 63 है। तो हमें ये बताना है कि कितने ऐसे नंबर ऑफ पेयर्स एग्जिस्ट करेंगे। राइट, अब नेचुरल नंबर दोनों पॉजिटिव हैं एंड मैंने लिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 63। तो आपको ये तो क्लियर होगा ना कि ए शुड बी ग्रेटर देन बी, तभी ए स्क्वायर शुड बी विल बी ग्रेटर देन बी स्क्वायर। राइट, अगर a ग्रेटर देन b होगा तभी a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर होगा। ये क्या सभी नंबर्स के लिए ट्रू है? बिल्कुल नहीं, है ना, ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए ट्रू है, नेगेटिव नंबर्स के लिए उल्टा होता है। राइट, अगर ऐसे मान लेते हैं कि x y पॉजिटिव नंबर्स हैं, कौन से हैं पॉजिटिव नंबर्स, और ऐसा दिया हुआ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाइज x इज़ ग्रेटर देन y, इसमें कोई डाउट नहीं हो किसी को। बट अगर ऐसा दिया हुआ है x एंड y दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं, राइट, एंड फिर ये दिया हुआ है कि x स्क्वायर इज ग्रेटर देन y स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज लेस देन y। क्लियर है ना। अगर दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं x एंड y और दिया है हमें कि x स्क्वायर इज ग्रेटर देन y स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाइज कि x इज ग्रेटर देन y, तभी पॉसिबल है ना। अगर 25 बड़ा है 16 से, तो मान लेते हैं अगर 25 इज ग्रेटर देन 16 है, ये दिया हुआ है, एंड जिनका भी ये स्क्वायर है वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो ये हमें पता है 5 एंड 4 का है, तो 5 शुड बी ग्रेटर देन 4, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हमें ऐसा पता है कि 25 इज ग्रेटर देन 16, ठीक है, ये दिया हुआ है ना, अगर ये अभी तो आपको दिख रहा है, कुछ और होता, मान लीजिए एक्स वाई के टर्म में होता, क्लियरली दिख नहीं रहा होता, तो क्वेश्चन में ऐसा दिया होता कि ठीक है 25 ग्रेटर देन 16 है, ऐसा दिया है। तो हमें बताया है जिनके स्क्वायर्स हैं ये वो नेगेटिव नंबर्स हैं, तो जो बीच में साइन है ग्रेटर देन का वो उल्टा हो जाता, तो क्या आता, -5 शुड बी लेस देन -4। अब ये सबको पता होगा अब तक कि -4 एंड 4 दोनों का स्क्वायर 16 होता है। राइट, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, -4 का स्क्वायर भी 16 होता है ना। इसका मैंने लॉजिक बताया था ना, आप ऐसे याद रख सकते हो कि -4 इंटू -4 है, -4 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस होता है, ये तो है ना हर कोई सुन के रखा होता है कि माइनस माइनस प्लस होता है। राइट, तो जैसे मान लेते हैं 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो -5 का स्क्वायर क्या होगा, ये भी 25 होगा, है ना। कैसे, -5 इंटू -5, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। राइट, और 5 मल्टीप्लाई होकर 25 हो जाएगा, तो ऐसे आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर x स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर दिया हुआ है एंड दोनों पॉजिटिव हैं, तो x तो मतलब साइन वही रहेगा, फिर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर है तो x ग्रेटर देन वाई आएगा। बट अगर दोनों नेगेटिव हैं तो एक्स स्क्वायर विल बी लेस देन, मतलब अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर दिया है तो x शुड बी लेस देन y। अगर ये बताइए कि ऐसा हो जाए कि एक तो पॉजिटिव है, मान लेते हैं x पॉजिटिव है एंड y नेगेटिव है, तब क्या होगा, तब तो कुछ सोचना ही नहीं है ना। हमें ऐसा पता है, मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर है, x पॉजिटिव है ना। अभी तक हमने दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव केस देखा, अभी देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, y नेगेटिव है, तो
एक्स एंड वाई में रिलेशन बताना है। तो भाई बहुत सिंपल है ना, हमें एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर दिया भी ना होता तब भी बता सकते थे, क्योंकि पॉजिटिव नंबर तो हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा ही होगा ना, राइट। आपको नंबर लाइन का तो याद होगा, जैसे जीरो यहाँ पे होता है ना 1 2 3 है ना, -1 -2 -3। तो जितना हम लेफ़्ट से राइट जाते जाएंगे उतने नंबर्स हमें बड़े मिलते जाएंगे। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर हो है ना, चाहे 0.00001 ही हो, वो सारे नेगेटिव नंबर से तो बड़ा ही होगा। ये जीरो ही को ले लें, जीरो तो वैसे पॉजिटिव नेगेटिव किसी में नहीं आता, बट फिर भी जीरो को भी ले लें, हम जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव का जो बाउंड्री है उस पर अप्लाई करते हैं, तो वो भी सारे जीरो सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा है। तो अगर ऐसा दिया हुआ है कि एक्स पॉजिटिव है तो फिर तो उसके पहले कोई कंडीशन की ज़रूरत ही नहीं है कि एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है। तो बट हाँ, दोनों पॉजिटिव हैं दोनों नेगेटिव हैं तब ज़रूरत है ना। ये सब आपको बाकी किसी क्वेश्चन में काम आ सकता है, इसमें तो बस आपको इतना पता होना चाहिए था कि ए शुड बी ग्रेटर देन वाई, ए शुड बी ग्रेटर देन बी, राइट। वो आपको अब तक पता चल गया होगा। अब हम 63 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो 63 क्या होता है, 9 × 7, एंड 9 को क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर × 7 हो गया है, राइट। वैसे तो इतना हम प्राइम फैक्टर्स डिस्कस कर चुके कि अब तक ये सब तो आपको आता होगा, बट मान लें थोड़ी देर के लिए कि एग्जाम में आपको नहीं आ रहा कि प्राइम फैक्टर्स से कैसे क्या करते थे, तो भी आप इतना थोड़ा तो आपको आइडिया होगा कि 63 के फैक्टर्स लिख लो। जैसे 1 हमें पता है कि सभी का फैक्टर 1 होता है, तो 63 का भी होगा। अब देखिए 9 × 7 है, यानी कि 9 और 7 तो इनके फैक्टर्स हैं, तो 9 जिसका फैक्टर है उसका 3 तो फैक्टर हो गई, राइट। 7 × 9 है, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, प्रॉपरली एक नेचुरल नंबर आएगा। तो जो अगर कोसेंट नेचुरल नंबर आता है मतलब वो सिंपली फैक्टर है, तो 3 फैक्टर है। नेक्स्ट 7 तो है ना, 7 हमें दिख गया यहाँ पे क्योंकि 9 × 7 तो होता ही है 63, देन 9 तो है ही है। नेक्स्ट एक आएगा 21, है ना। वैसे 21 आपने डिवाइड किया तो यहाँ दिखा था, बट ये ना भी पता हो आपको, देखिए फैक्टर कैसे देखने कि 1 सबका फैक्टर है, 7 इसका फैक्टर है, 9 इसका फैक्टर है क्योंकि 7 × 9 है ये दिख रहा है, एंड 63 फैक्टर है क्योंकि 1 एंड नंबर इटसेल्फ तो फैक्टर होते हैं। ये 4 आपको पता है। इसके अलावा आपको फैक्टर्स अगर देखने हैं तो जैसे 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, राइट। तो अब एक तो फैक्टर 3 होगा, दूसरा फैक्टर कौन सा होगा 3 × 7, है ना। देखिए मैंने 1 7 9 और 63 तो लिख दिया पहले, है ना। अभी मतलब बोल रहा हूँ जैसे 1 7 9 और 63, है ना। 163 हमें एक बेसिक से पता है कि ठीक है 1 और नंबर इटसेल्फ तो फैक्टर होते ही हैं, और 7 × 9 हमें ऐसे पता है कि भाई 7 × 9 करेंगे तो 63 आएगा। टेबल तो हमें याद ही है इतनी, ठीक है। उसके अलावा भी हमें थोड़े से फैक्टर्स हैं, तो वो कैसे देखेंगे उसके लिए जैसे मैंने बताया 3 वाला कि भाई 9 अगर उसका फैक्टर है तो 3 भी उसका फैक्टर होगा। बट आप ऐसा बोलोगे कि सब नंबर के लिए चेक करेंगे क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। अगर 9 को हम ये लिख सकते हैं 3 × 3, तो कुछ 3 के मल्टीपल में चेक करेंगे ना, तो एक तो 3 सिंपली आ जाएगा, दूसरा क्या आएगा 3 × 7 21, वो भी कवर नहीं हो रहा। बाकी आप बोल दो 9 × 7 भी तो आएगा, हाँ 9 × 7 भी आएगा, तो वही तो 63 होता है, वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। तो एक फैक्टर 21 आएगा, अगला आएगा 63। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए इसके, राइट। ये आप देखिए बेसिक प्रॉब्लम थी, 63 था तो आपने लिख लिया, बट हो सकता है अगर ढंग का क्वेश्चन आ जाए तो आप ना लिख पाओ इसको, तो इसलिए प्राइम फैक्टर वाला करना ज़रूरी है। तो मैं वैसे तो आपको पता होगा, मैं इतने बता चुका, बट एक बार फिर से बता देता हूँ कि इसको कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए 3 स्क्वायर × 7 है, राइट। तो यानी कि 3 की कुछ पार्ट्स आएंगी, 7 की कुछ पार्ट्स आएंगी। क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ से पहले समझ लीजिए। जैसे हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1, 7 की पावर 0, किसी की पावर भी 0 हो तो क्या आता है 1 आता है। तो 3 की पावर 1 मतलब 3, 7 की पावर 0 मतलब 1, यानी कि 3 × 1 दैट इज़ 1, वो सब दैट इज़ 3, है ना। 3 लिखा है। 1 को क्या लिख सकते हैं कि 3 की पावर 0, 7 की पावर 0, दैट इज़ 1 × 1 इज़ 1। ऐसे 21 का क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, राइट। ये समझ आ रहा है ना आपको। 63 का लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 7 की पावर 1, है ना। तो हमने जो निकाला था 3 स्क्वायर 3 की पावर 2 × 7 की पावर 1, इन्हीं के टर्म्स में हमने सब लिखा है। देखिए 3 की पावर कितना है 0 भी है, यहाँ 7 की भी 0 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, 7 की पावर 0 है, इधर दोनों की 1 1 है, इधर इसकी 2, इधर इसकी 1 हो गई, राइट। तो आपको इससे थोड़ा समझ आ रहा होगा कि हाँ 3 और 7 की पावर्स के टर्म में लिख सकते हैं, बट मैक्सिमम कहाँ तक लेंगे। मैक्सिमम वाला देखिए, मिनिमम और मैक्सिमम देख लेते हैं। तो मिनिमम वाला नंबर कौन सा है 1 है, तो उसमें दोनों की पावर क्या है 0,
है ना। तो आप ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि 0 से कम तो पावर लेंगे नहीं, है ना। नेगेटिव पावर का मतलब क्या होता है, 1 बाई समथिंग। अगर a टू द पावर -1 किया तो उसका मतलब क्या होता है, 1 बाई a टू द पावर -2 किया तो क्या होता है, 1 बाई a स्क्वायर, या ऐसे इसको बोल लो 1 बाई a होल स्क्वायर, है ना, सेम थिंग। तो नेगेटिव पावर तो जाएंगे नहीं, है ना। तो मिनिमम पावर कौन सी है, 0, दोनों की, ये हमें पता चल गया। अब मैक्सिमम पावर कौन सी आएगी, तो मैक्सिमम पावर मैक्सिमम नंबर की करस्पॉन्डिंग आएगी। इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 63। तो 63 करस्पॉन्डिंग कौन सी पावर आ रही है, 3 की पावर 2 7 की पावर 1। मतलब एग्जैक्टली जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे आया तो वही आएगा, और वही आना भी चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट किसी भी फैक्टर का, किसी भी नंबर का हाईएस्ट फैक्टर इज द नंबर इटसेल्फ। तो नंबर इटसेल्फ के करस्पॉन्डिंग जो उसके प्राइम फैक्टर्स की पावर होंगी वही मैक्सिमम पावर होंगी, राइट। ये बात आपको समझ आ रही है ना। तो एक बार हम 3 और 7 के लिए लिखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर थोड़ा जल्दी में बताया क्योंकि ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर 3 की पावर 2 तक है हमारे पास, है ना, तो हम चाहे 3 की पावर 0 लें। देखिए 3 की पावर 0 भी हर जगह कई जगह ले रखा है। 3 की पावर 1 भी ले सकते हैं, 3 की पावर 2 भी। अब क्या 3 की पावर 2 से ज़्यादा ले सकते हैं, नहीं भाई, क्योंकि 3 की पावर 2 से ज़्यादा तो है ही नहीं, है ना। 7 की पावर कितनी, मैक्सिमम 1 है, तो मैक्सिमम 7 की पावर 1 तक ले सकते हैं, राइट। जिनको ये पता है, पहले लेक्चर्स फॉलो किए हैं, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं फॉलो किए हैं, जैसे भी है, एक तो बात तो लेक्चर्स देख लीजिए, उसमें बहुत कुछ है। बट अगर अभी के लिए मैं फिर से पूरा बता रहा हूँ तो थोड़ा ध्यान दे लेंगे तो ये चीज़ दिमाग में रह जाएगी एग्जाम तक, राइट। तो पहले बेसिक तरीके से आप ऐसे फैक्टर लिख सकते हैं, बट ऐसे ये, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा नंबर 63 हो सकता है थोड़ा टफ आ जाए तो लिखने में प्रॉब्लम्स हो, तो आप ये देख लीजिए 3 को क्या बोलते हैं, 3 टू द पावर 1 7 टू द पावर 0, है ना। 21 क्या हो गया, 3 टू द पावर 1 7 टू द पावर 1, ऐसे करके। ठीक है, तो अब मैं इसको प्रॉपर फॉर्म में ले आया कि 3 की पावर कहाँ से कहाँ तक ले जा सकते हैं हम, 0 से लेके जो मैक्सिमम पावर है नंबर में। मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे, 2, है ना। 63 अपना यही है ना, 3 टू द पावर 2 7 टू द पावर 1, यही है। तो मैक्सिमम पावर 3 की जा सकती है 2 तक, 7 की कितनी जा सकती है, 7 की पावर 0 एंड 7 की पावर 1, राइट। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम पहले लिखते हैं फैक्टर्स। अगर लिखेंगे तो क्या क्या आ जाएंगे फैक्टर्स, इधर लिखते हैं। एक लीजिए 3 की पावर 0 7 की पावर 0, तो क्या आएगा, 3 की पावर 0 7 की पावर 0, क्या हो जाएगा ये, 1 इंटू 1 दैट इज़ 1। नेक्स्ट वाला लेते हैं 3 की पावर 1 से 7 की पावर 0, 3 की पावर 1 7 की पावर 0, क्या आ गया, 3 इंटू 1 दैट इज़ 3। देन 3 की पावर 2 7 की पावर 0, 3 टू द पावर 2। आपको अगर किसी भी नंबर का फैक्टर, जैसे जो नंबर बड़ा है उसके सारे फैक्टर्स निकालने हैं, तो आपको एग्जैक्टली यही वाला मेथड फॉलो करना है। इसमें ये इंश्योर हो जाएगा कि कुछ नहीं छूट रहा, है ना। आप जो पहले की बातें भूल भी जाइए, फ़र्क नहीं पड़ता। इस पेज पे मैं जितना लिख रहा हूँ वो आपको करना है ना। पहले तो आपको प्राइम फैक्टराइज करना है कि भाई देखते हैं उसको कि आता कितना है। तो आपने देखा 3 की पावर 2 है, तो बस 3 की पावर 0 1 2 ये 3 ऑप्शन है 3 के पास। 7 की पावर 1 है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो 7 की पावर 0 एंड 7 की पावर 1 ये 2 ऑप्शन है 7 के पास, राइट। ये ऑप्शन है ना, यही ऑप्शन क्यों है वो मैंने बता दिया कि भाई मैक्सिमम वैल्यू हमने पता कर ली कि मैक्सिमम नंबर करस्पॉन्डिंग आ रही थी, मिनिमम वैल्यू पता कर ली कि मिनिमम नंबर करस्पॉन्डिंग आ रही थी। एक दो तरीके से समझ लिया, सब जो भी आपको कंफर्टेबल लगे देख लेना। बट हाँ, आपको अभी जितना बता रहा हूँ इस पेज पे वो आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि ये मतलब मोर और लेस एक नए क्वेश्चन में काम आ ही जाएगा। तो ठीक है, एक क्वेश्चन से कितना फर्क पड़ता है वो आपने इस बार तो देख ही लिया होगा। तो 3 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 0 करते हैं तो कितना आएगा, 9 9 इंटू 1 आएगा दैट इज़ 9। अब देखिए 7 के पावर 0 वाले ऑप्शन हो गए ख़त्म, है ना। 7 के पावर 0 वाला ऑप्शन खत्म हो गया, क्योंकि 7 के पावर 0 को हमने 3 के पावर 0 से के साथ भी ले लिया, 3 के पावर 1 के साथ भी ले लिया, 3 के पावर 2 के साथ भी ले लिया। अब नेक्स्ट नंबर ऑर्डर में क्या आना चाहिए था कि 3 के पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 0, बट अब 3 टू द पावर 3 आ नहीं सकता, क्योंकि 3 टू द पावर 2 ही तो मैक्सिमम नंबर है ना। 3 के लिए 3 टू द पावर 2 ही मैक्सिमम है। तो अब 7 टू द पावर हम आ जाते हैं किस पे, 1 पे। तो 3 टू द पावर 0 7 टू द पावर 1 कितना आएगा, 7। 3 टू द पावर 1 7 टू द पावर 1 कितना आएगा, 21। 3 टू द पावर 2 7 टू द पावर 1 कितना आएगा, 63। क्या हो गए फैक्टर्स, 1 3 9 7 21 63। 1 3 9 7
2163 है ना। हमने पहले भी यही सारे फैक्टर्स लिखे थे, राइट। यहाँ देखिए 13792163, राइट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से आपको ये मैंने सिंपल एग्जांपल से बताया, बट ये कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितने भी बड़े नंबर करना हो, हमेशा ये वाला काम करेगा, है ना। तो ये एक हाईली रिकमेंडेड है कि आप ये वाला मेथड जरूर ध्यान में रखें, एग्जाम में बहुत अच्छे से काम आ सकता है। बाकी आपने जो मैंने बेसिक से बताया था कि जी भाई हमने जो बेसिक 7th 8th में मैथ्स पढ़ी थी, या थोड़ा बहुत याद है, या बेसिक हमें टेबल तो याद है, तो उससे फैक्टर्स लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। अगर छोटा सा नंबर है तो वैसे भी लिख लो, चलेगा। बट हाँ, ये मेथड से अगर आप करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन वाले से, तो पूरा सियोरिटी हुई, कुछ छूट नहीं रहा। और अगर बड़ा नंबर आ गया, मान लेते 4 डिजिट का नंबर आ गया, तब आपको टेबल वाले फॉर्म से करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी, और आपको बहुत ज़्यादा क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा, कुछ छूट तो नहीं रहा। तो ठीक है। और अगर क्रॉस वेरीफाई करने का मैं एक और तरीका बता देता हूँ। हमें ये बस देख लेना है, मतलब ये भी हमें पता होना चाहिए, कभी कभी हेल्पफुल हो सकता है, कि टोटल कितने फैक्टर्स आएंगे उस नंबर के, राइट। टोटल कितने फैक्टर्स आएंगे। तो आप हमें ये बताइए कि कोई, देखिए ये एग्जैक्टली ये वाला कॉन्सेप्ट तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है, वो हमने अभी पढ़ा है नहीं, वो अर्थमेटिक ख़त्म होगा तब उसको पढ़ेंगे। तब ये वाली बात नंबर ऑफ़ फैक्टर्स और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, वो मैं उस टाइम पे अच्छे से बताऊंगा। इन सब में पूरा लगेगा, मतलब सब मिला के 30-35 मिनट्स जाएंगे। तो अभी डेविएट नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि हम अर्थमेटिक ख़त्म होते ही नेक्स्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे, तो उसमें कराऊंगा ही। बट थोड़ा सा आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का आइडिया है, क्योंकि हमने स्टार्ट के 2 लेक्चर में थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व किए थे इसके। आपको बस अभी मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ, है ना। समझ तो आ ही जाएगा, नहीं भी समझ आया तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में हम ये वाला टॉपिक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, तो तब आ जाएगा। बट अभी बताने का ये पॉइंट है कि आप रिलेट तो कर पाओ उस टाइम पे। हाँ, ये देखिए, जैसे 3 और 7 2 प्राइम फैक्टर्स थे इसके, है ना। 2 प्राइम नंबर्स के टर्म में इसके फैक्टर को लिख सकते हैं। अब बताइए 3 के पास कितने ऑप्शन है, 3 to the power 0, 3 to the power 1, 3 to the power 2, कितने, 3 ऑप्शन है। 7 के पास कितने ऑप्शन है, 7 to the power 0, 7 to the power 1, कितने, 2। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 into 2 दैट इज 6। काउंट कर लो जरा कितने आए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। सेम ही नंबर है, सेम ही नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, राइट। तो ये 6 आप इस तरह से कर सकते हो। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई ही क्यों किया, है ना, सम क्यों नहीं किया। अब ये तो वैसे आप देख सकते हो कि, है ना, अलग अलग की 3 के 7 to the power 0 करस्पॉन्डिंग सबको लिया, 7 to the power 1 के करस्पॉन्डिंग, मतलब 7 to the power 0 के करस्पॉन्डिंग 3 की सारी पावर कंसिडर करी, तो यानी कि 3 + 3, है ना। वहाँ से 6 भी देख सकते हो। या मल्टीप्लाई ही क्यों किया, या तो आप यहाँ से आपको समझ आ जाए, इंटू लग रहा तो ठीक है, नहीं लग रहा तो मतलब ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक सा थ्योरम होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कंप्यूटिंग करके होता है, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल, है ना। तो ये हम जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तब करेंगे। एग्जैक्टली रूल में इतना होता है कि अगर कोई भी काम को, मतलब कोई भी एक फाइनल टास्क है, उसको 2 टास्क में डिवाइड कर रहे हैं, एंड अगर वो दोनों टास्क करने पे ही फाइनल टास्क कंप्लीट हो रहा है, तो दोनों के करने के नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनल टास्क के करने के नंबर ऑफ वेज आएंगे, है ना। मुझे पता है कुछ समझ नहीं आया होगा, जिनको पता है उन्हीं को पता है, इसीलिए इस टॉपिक को तभी डिस्कस करेंगे। अभी 30-35 मिनट लग जाएंगे, और पार्ट में डिस्कस करने का मतलब नहीं है ना, तो उस टाइम करेंगे। बट आप इतना ध्यान रखो कि हाँ ठीक है, 3 into 2 थोड़ा बहुत तो दिमाग में आ ही गया होगा ना, बाकी उस टाइम करेंगे तो आप यहाँ से डेट कर लोगे पूरा। तो 6 फैक्टर थे, हमने वेरीफाई भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। अभी अपने क्वेश्चन, अब ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये सब आपको बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगी, इसके लिए तो बहुत कम ही ज़रूरत थी, है ना। ये तो पूरा क्वेश्चन ही मैं 40 सेकंड में सॉल्व करके निकल जाता है। बट हाँ, आपको एटलीस्ट पूरी अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए, इसलिए मैंने इतना कुछ बताया। बाकी ये इस क्वेश्चन के लिए सब कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। अब हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। a² - b² कितना है, 63। तो अब हमने लिख लिया था कि 63 होता क्या क्या है, 1 3 7 9 21 63, ये इतने फैक्टर्स होते हैं इसके। और हमें पता है a² - b² = 63। अब a² - b² कितना होता है, a + b a - b, है ना, = 63, राइट। तो अब a + b और a - b, देखिए a अपना एक नेचुरल नंबर है, b भी एक नेचुरल नंबर है, एंड a इज़ ग्रेटर देन b, है ना। हमें पता है ना a इज़ ग्रेटर देन b, क्योंकि a² इज़ ग्रेटर देन b²। वाई, बिकॉज a² - b² = 63 है, तो a² = b² + 63। तो हमने a ग्रेटर देन b पता है, a एंड b नेचुरल नंबर हैं, तो पॉजिटिव तो आई हैं।
तो अब बताइए a प्लस बी क्या होगा, वो भी एक नेचुरल नंबर आएगा। दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करेंगे तो तीसरा नेचुरल नंबर ही मिलेगा। एंड a माइनस बी वो भी एक नेचुरल नंबर ही आएगा। क्यों? क्योंकि a यहाँ पे ग्रेटर देन b है, तो कोई भी पॉजिटिव है ना, देखिए a इंटीजर है, b इंटीजर है, तो a माइनस बी भी इंटीजर हुआ। सिंपल है ना, कोई डाउट नहीं है। दो इंटीजर का सम लेंगे या डिफरेंस लेंगे तो इंटीजर आएगा। बट अब ये नेचुरल नंबर होगा कि नहीं, उसके लिए क्या करना है, नेचुरल नंबर में कौन सा इंटीजर नहीं होता है, नेगेटिव वाले नहीं होते और ज़ीरो नहीं होता। तो बताइए a माइनस बी नेगेटिव हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें पता है a इज़ ग्रेटर देन b। नेगेटिव के लिए क्या चाहिए था, b शुड बी ग्रेटर देन a, है ना, ये चाहिए था। b बड़ा होता तो a माइनस बी नेगेटिव होता, बट b छोटा है, तो ये एक तो पॉजिटिव नंबर है। जीरो हो सकता है क्या? जीरो के लिए क्या चाहिए था, a इक्वल टू b, तो वो भी नहीं है। a इज सिंपली ग्रेटर देन b, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकते, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर थे, यानी कि ये दोनों ही नेचुरल नंबर हैं। तो मान लेते हैं इसको m बोल देते हैं, a प्लस बी को, a माइनस बी को n बोल देते हैं। तो m इंटू एन क्या है, 63। तो अब 63 के फैक्टर्स हमें पता है 1, 3, 7, 9, 21, 63। तो अब ये बताइए कि m और n में कौन सा बड़ा है, वो क्या आपको दिख रहा है? भाई a प्लस बी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन a माइनस बी, है ना। a प्लस बी तो a माइनस बी से बड़ा ही होगा, राइट, क्योंकि a b दोनों पॉजिटिव नेचुरल नंबर थे, मतलब नेचुरल नंबर थे तो पॉजिटिव तो हो ही गए। तो ठीक है, हम अगर मानते हैं n हमारा 1 है, क्योंकि देखिए हमें क्या करना है, हमें 63 को दो नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है, क्योंकि इधर m इंटू एन दो नेचुरल नंबर्स हैं, वो उनका प्रोडक्ट है 63। तो हम अगर राइट हैंड साइड को भी दो नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दें तो हमें मिल जाएगा m इंटू एन कितना है, ठीक। अब वो दो नेचुरल नंबर्स कहाँ से लाएंगे, वो हम इनके फैक्टर से देखेंगे और कहाँ से लाएंगे, और उसमें किसको कम लेंगे, मतलब मिनिमम वाला लेंगे, किसको मैक्सिमम वाला। जैसे देखिए मैं n को 63 से भी स्टार्ट कर सकता था, या m को 1 से भी स्टार्ट कर सकता था, है ना। अगर कुछ कंडीशन थी जो पता है नहीं पता होती, वो कौन सी कंडीशन है कि फाइनली हमें पता है कि m इज़ ग्रेटर देन n। वाई? बिकॉज a प्लस बी इज़ ग्रेटर देन a माइनस बी एंड a प्लस बी इक्वल्स टू m एंड a माइनस बी इक्वल्स टू n। अब a प्लस बी ग्रेटर देन a माइनस बी ये कैसे पता है ना, ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है भाई, है ना। देखिए a प्लस बी इज़ ग्रेटर देन a माइनस बी, दोनों साइड b ऐड कर दो, a प्लस 2b इज़ ग्रेटर देन व्हाट, a माइनस बी प्लस b, कैंसिल आउट हो गया, है ना। a दोनों टर्म माइनस कर दो, a प्लस 2b माइनस a ग्रेटर देन a माइनस a, है ना। 2b इज़ ग्रेटर देन 0, ये तो हमेशा ट्रू है, क्योंकि 2b ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, b इज़ ग्रेटर देन 0, और b है क्या अपना 1, 2, 3, है ना, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर है, बट मिनिमम वैल्यू b की कितनी 1, है ना। ये मुझे लग रहा है फर्जी मैंने कॉम्प्लिकेट कर दिया आपको बता के। a प्लस बी इज़ ग्रेटर देन a माइनस बी है, वो तो ऑब्वियस है, राइट, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स हैं एंड a एंड b, एंड एक में पॉजिटिव, देखिए a दोनों के पास है, दूसरे वाले में a प्लस बी में क्या है कि उसमें b को ऐड किया जा रहा है पॉजिटिव नंबर को, a माइनस बी में क्या है कि पॉजिटिव नंबर को घटाया जा रहा है a से, राइट। तो सिंपली जिसमें ऐड किया जा रहा है वो वाला ज़्यादा होगा। तो हमें ये पता है कि m ग्रेटर देन n है, तो इसलिए मैंने n को, पता ही है कि कम है, तो n को मिनिमम से ही स्टार्ट किया है, राइट। तो आपको अब ये लॉजिक समझ आ रहा होगा कि n को मैंने मिनिमम यानी 1 से क्यों स्टार्ट किया। तो अगर n इक्वल टू 1 है तो इस केस में m कितना आएगा बताइए, है ना। m आप निकाल सकते हैं, 63/1 करेंगे तो कितना आएगा, 63 तो आएगा, क्योंकि हमें m इंटू एन को 63 लाना है। तो अगर n इक्वल टू 1 हुआ तो क्या हुआ, m इंटू 1 इक्वल टू 63, तो m कितना हुआ 63/1, राइट। ऐसे कर लेंगे ना, तो हमें ये पता चल गया कि जब n हमारा 1 है तो m हमारा कितना है 63 है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगर n को मैंने लिया, अब देखिए नेक्स्ट नंबर कौन सा 1 के बाद 3 है, तो 3 ले लेते हैं। n को 3 लिया तो अब m कितना आएगा, है ना। आप बताइए m कितना आएगा इस बार भाई, 63 डिवाइड बाई 3 तो करेंगे ना, m इंटू एन इज 63, तो m इंटू 3 इज 63। अभी यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो m इक्वल टू 63/3 21, राइट। ये सब तो बहुत बेसिक होगा, बट ठीक है फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। तो देखिए m आ गया अपना 21, अब हमने n को लिया थर्ड वाला नंबर, कितना लिया 7, तो n कितना आया। अब देखिए इसमें तो कुछ नहीं डाउट है, राइट, 7 इंटू 9 इज 63, तो m इंटू एन इज 63, तो इफ़ n इज 7 देन m इज़ 9, बाकी आप 63/7 कर लो, 9 आ जाएगा। अच्छा अगर मान लीजिए m को मैंने 9 लिया,
तो n क्या आएगा 63, m क्या आएगा 7। अगर मैंने n को 9 लिया तो m आ जाएगा 7, है ना। m इंटू 9, n अपना 9 है, इक्वल टू 63, तो m कितना आ जाएगा 63/9 इक्वल टू 7। बट क्या ये केस एक्सेप्टेबल है? नहीं है ना, क्योंकि m शुड बी ग्रेटर देन n, है ना। इस पे तो मैं कितनी बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, m शुड बी ग्रेटर देन n, a शुड बी ग्रेटर देन b, तो a प्लस b इज ग्रेटर देन a माइनस b, राइट। तो m जो है n से बड़ा होना चाहिए था, इसीलिए तो मैंने n को 1 से स्टार्ट करा था, ना कि m को 1 से स्टार्ट करके। ये भी आपको पता ही है, राइट। तो ये वाला केस आएगा नहीं, मतलब ये वाला केस एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर हम मान लो n को पुट कर देते हैं 21, नेक्स्ट नंबर 21 है, तो फिर m कितना आएगा 61/21 कितना 3, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और n को 63 पुट करेंगे तो m आएगा 1, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट। वो आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, दिख गया होगा ना कि n को जितना बड़ा, भाई दो नंबर्स का अगर प्रोडक्ट इक्वल टू 63 है ना, यानी प्रोडक्ट सेम है हर केस में, तो m को बढ़ाते जाएंगे अगर मान लो, तो n क्या घटता जाएगा ना। जितना ही m को बढ़ाएंगे उतना ही n घटेगा, और जितना ही m को कम करेंगे उतना ही, मतलब एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, एक को घटाएंगे दूसरा बढ़ेगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट सेम है, ठीक है। सेम चीज़ सम सेम में भी होता है कि दो नंबर से मान लो, है ना, a प्लस बी इक्वल टू सम कांस्टेंट है, मान लो 40 है, तो अब a को अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो b जो है घटता जाएगा, और b को जितना घटाएंगे उतना a बढ़ेगा। सेम बात है, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से केसेस एक्सेप्टेबल हैं? m इक्वल्स टू 63 एंड n इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू 21 एंड n इक्वल्स टू 3, m इक्वल्स टू 9 एंड n इक्वल्स टू 7। ये 3 केसेस हैं जो कि एक्सेप्टेबल हैं m एंड n के टर्म्स में। बट हमें देखिए, हमें बताना था a एंड b के कितने पेयर्स होंगे, तो हमें ये बताइए m इक्वल टू 63 एंड n इक्वल्स टू 1 है एक केस, तो इसका मतलब क्या है a प्लस बी इक्वल टू 63 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 1 है, राइट। अगर आपसे पूछा होता कि भाई a एंड b की कुछ वैल्यूज़ वगैरह भी हैं, वो वैल्यूज़ बता दो, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, राइट। सॉल्व करते कैसे, ये तो वैसे लेक्चर में कवर कर रखा है लीनियर इक्वेशन, बट आपको ठीक है अगर नहीं भी पता है तो पहले एक काम करो, दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी, 63 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2a, है ना, b भी कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 64 इम्प्लाइज दैट a इक्वल्स टू 32। अब a 32 एंड a माइनस बी इक्वल टू 1 है, तो b कितना आएगा 32 से एक कम 31, राइट। अब 32 प्लस 31 कितना होगा 63, जो कि दिया हुआ है m, एंड 32 माइनस 31 कितना होगा n, जो कि पता है 1। आना भी चाहिए क्योंकि उसी से हमने सॉल्व किया है, तो उसको सेटिस्फाई तो करेगा ही। पर ठीक है, ये सब हमें तब करना होता जब हमें एग्जैक्टली पूछा होता कि हमें ये बता दो कि a एंड b की एग्जैक्टली वैल्यूज़ क्या क्या हैं। बट हमें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ये पता चल गया कि m और n की 3 पेयर्स हैं, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि a एंड b की भी 3 पेयर्स हैं। वो आपने देख लिया ना, जैसे एक पेयर ऑफ m एंड n है, m इक्वल टू 63 एंड n इक्वल्स टू 1, उसके करस्पॉन्डिंग a b की पेयर्स क्या आई हैं 32,31, है ना। पेयर्स एग्जैक्टली क्या है हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, हमें नंबर ऑफ पेयर्स ही निकालने। बट ये देखिए ना, एक पेयर के करस्पॉन्डिंग एक ही पेयर आएगी, राइट। एक पेयर के करस्पॉन्डिंग एक ही पेयर आएगी। अब आपने अगर लेक्चर वन अच्छे से फॉलो किया है तो उससे मैंने बताया था, जैसे मान लेते हैं, फिर से बता देता हूँ, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 है, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2 है। तो a1 बाई a2 अगर डज नॉट इक्वल टू है b1 बाई b2, राइट। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो इसका सिंपली एक सॉल्यूशन होगा, राइट। एक सॉल्यूशन होगा मतलब एक पेयर ऑफ सॉल्यूशन आएगा। तो अब बताइए a1 यहाँ पे क्या है, अपनी इक्वेशन 1 वाली ये है, a प्लस बी इक्वल टू समथिंग। a1 कितना है a1, b1 कितना है 1, a2 कितना है 1 एंड b2 कितना है -1। तो a1 बाई a2 कितना हो जाएगा अपना, थोड़ा इसको रफ करूँगा, a1 बाई a2 कितना हो जाएगा 1 बाई 1, और b1 बाई b2 कितना हो जाएगा -1 बाई 1, है ना, मतलब 1 बाई -1 लिखो, ठीक है, -1 बाई 1 लिखो, एक ही बात है। तो ये आ जाएगा अपना 1, ये आ जाएगा अपना -1। तो ये इक्वेशन जो हमें करना था कि a1 बाई a2
डज नॉट इक्वल टू b1/b2, वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो यानी कि इसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। मतलब जैसे ए बी दो अननोन्स हैं तो इसका एक पेयर ऑफ सोल्यूशन आएगा। सी अपना क्या है, सी यहाँ पे 63 और 1 है, कुछ और केस लेते तो 3 और 1 आता, और 3 और 21 आता, देन 7 और 9 आता। सी क्या आता फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। आप देखिए इक्वेशन में सी आया ही नहीं है, राइट। ठीक है, तो ये बस उनके लिए था जिनको अभी डाउट हो रहा है। बाकी तो हम इतनी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, आपको भी पता है कि हमारा है ना क्वांट में इधर यूपीएससी में जितनी भी इक्वेशंस आती हैं, अगर सिंपली लीनियर इक्वेशन है तो उनका एक सोल्यूशन ही आता है। मतलब इतना ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स नहीं कर देंगे क्वेश्चन में, अगर करेंगे तो बहुत लोग गलत कर देंगे इसको। बाकी इतना वो कॉम्प्लेक्स नहीं कर देंगे कि आपको ये चेक करना पड़े जो मैंने बताया है। ये मैंने बस समझने के लिए बता दिया, और आपको जो लेक्चर 1 कराया था उसको थोड़ा सा रिवाइज करा दिया है कि भाई यूनिक सोल्यूशन का क्या होता था, इनफाइनाइट सोल्यूशन का क्या होता था, है ना। वो आप लेक्चर 1 देखिए अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर रेलेवेंट नहीं है। यहाँ पे बात आपको इसलिए बताया कि यूनिक सोल्यूशन आएगा। यूनिक सोल्यूशन का मतलब एक सेट ऑफ ए बी की एक सेट ऑफ वैल्यूज़ आएंगे, तो एम और एन की एक पेयर ऑफ वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग ए एंड बी की एक पेयर ऑफ वैल्यूज़ आएंगे, राइट। तो एम और एन की 3 पेयर ऑफ वैल्यूज़ हैं, तो ए एंड बी की भी 3 पेयर ऑफ वैल्यूज़ होंगी। तो अभी तक हमने किया तो इसमें एक ही क्वेश्चन है, राइट। इतने टाइम में एक ही क्वेश्चन किया है, बट आप ऐसे देखो कि आपके कितने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, राइट। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप थोड़े टाइम लगा दोगे चलेगा, बट हाँ एग्ज़ाम में गलत करके आ जाओगे कि आपको पता नहीं था, तो वो नहीं चलेगा, राइट। ठीक है, बाकी आपको ये वाली चीज़ हो सकता है यहाँ पे भी उतना समझ नहीं आया हो कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ। अब यहाँ से मैं समझाने चला तो ये क्वेश्चन कैसे आया है, तो दैट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो इसके लिए आपको लेक्चर 1 फॉलो करना पड़ेगा, ये ए एंड बी वाली। और आपको ये चेक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ना। ये बात मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप प्रॉपरली अगर मैथ से देखोगे, तो अगर प्रॉपर मैथ्स में करते हैं तो हाँ चेक करना पड़ जाता है, राइट। बट यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है आपको चेक करने की। या तो आप सीधे देख लो ना, ए बी है, इधर ए माइनस बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो सिंपली दिख रहा है कि भाई अलग अलग ही हैं, है ना। रेशियो सेम थोड़ी ना, उनका अलग अलग है। बिना चेक करे भी दिख जाएगा, बिना लिखे भी, मतलब आप ऐसे एक नज़र में दिख जाएगा। या दूसरी बात है कि अपने को इधर यूपीएससी में ऐसा कुछ नहीं दे देते कि जिसमें आपको इतना करने के बाद आपको ये भी चेक करना पड़े, राइट। तो आपको बेसिकली करना क्या था, आपको इसमें इतना मेन करना था कि 63 के फैक्टर्स लिखने थे इस टर्म में। ये मैं मानता हूँ कि आपको लगे होंगे 10-12 सेकंड में आप लिख लोगे। उसके बाद आपको ये वाला काम करना था, है ना, इसको इसके टर्म में लिखना था। देन आपको बस n इक्वल टू 1 ये सब, तो ये सब मिला के मानता हूँ 30-35 सेकंड में हो जाना चाहिए। टोटल मतलब कितना 45 के आसपास बना, थोड़ा और ले लो 60 सेकंड पे, है ना। 70 सेकंड में आप आराम से कर दोगे क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही रिक्वायर्ड है, राइट। तो मैक्स टू मैक्स अगर आप बेसिक से भी करोगे तो आपको 70 सेकंड्स लगेंगे और सब कुछ लिखोगे। बाकी आप सब कुछ नहीं लिखोगे तो बहुत चीज़ आप डायरेक्टली कर सकते हो, तो थोड़ा और टाइम बच जाएगा आपका। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेयर्स अपनी कितनी आ गई 3, तो आंसर मैंने टिक कर दिया। ठीक है, व्हाट इज़ द लीस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5 एंड 6 लीव्स अ रिमाइंडर 2 इन ईच केस। ठीक है, हमें बताना है कि लीस्ट 4 डिजिट नंबर को जिसको जब 3, 4 एंड 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर अपना 2 आता है इन ईच केस। तो पहले तो आपको ये समझ आ रहा होगा, कोई 4 डिजिट का नंबर है जिसको हमें इसे 3, 4, 5, 6 से डिवाइड करना है। तो अब जब मैंने एलसीएम आपको पढ़ाया था तो ऐसा एक क्वेश्चन का मैंने एग्जाम्पल भी लिया था एंड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऐसा सॉल्व कर चुके हैं। तो आपको अब ये क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले इसमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है ना। जो मैंने क्वेश्चन कराया था, मतलब जो एग्जांपल लिया था वो क्या लिया था कि कोई भी नंबर है उसको ऐसे 2-3 नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। मैंने इसका फॉर्मूला भी बल्कि नोट करा दिया था, जिसको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है, वो मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया था। तो जैसे कोई भी एक नंबर है उसको 2-3 नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, हर बार रिमाइंडर सेम बच रहा है, तो क्या कहा था कि एलसीएम ले लो और एलसीएम लेके वो नंबर को ऐड कर दो। जैसे मान लेते हैं एक नंबर है 15, है ना, इसको जब हम 2 से डिवाइड करते हैं और 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर अपना आ रहा है 1। तो हम क्या करें, हमें अब 15 फाइंड करना है, 2 और 7 बचे हैं, तो हम पहले 2, 7 का एलसीएम निकालते हैं। तो 2, 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा 14, और जो रिमाइंडर बच रहा था नहीं उसी को कर देते हैं ऐड, तो कितना आ जाएगा 15, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 29 है, 29 का हमें ये दिया हुआ है कि भाई जब 4 और 7 से डिवाइड करते हैं, 29 हमें पता नहीं है नंबर, है ना, 29 के करस्पॉन्डिंग मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन बस इतना है कि 4 और 7 ये 2 नंबर्स हैं, एक नंबर हमें ऐसा फाइंड करना है जिसको 4 और 7 दोनों से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 1। तो क्या करते हैं, पहले 4 और 7 का एलसीएम लेते हैं। तो 4 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा 28।
अब 28 तो एलसीएम आ गया, तो 28 को डिवाइड करेंगे 4 और 7 से, तो हर बार रिमाइंडर 0 बचेगा। बट हमें क्या दिया है कि रिमाइंडर 1 बचाना है, तो 1 बचाना है तो 1 ऐड कर दो, +1 कितना हो गया 29, राइट। तो ये चीज़ आपको पता है क्योंकि हम 2 क्वेश्चन भी कर चुके, एग्जाम्पल भी कर चुके हैं, मैं इसका फॉर्मूला भी लिखवा चुका, इसका थियोरी भी समझा चुका हूँ। नहीं आपको याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, प्रीवियस लेक्चर एक बार देखिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, 3, 4, 5, 6 इनका सिंपली एलसीएम लेते हैं। किसका लेना है, 3, 4, 5, 6। अब इनका एलसीएम एग्जैक्टली कितना आएगा उसमें भी डाउट है, तो बहुत है ना, बहुत सारे लेक्चर में एलसीएम किया है, बाकी आप देख लो है ना। 3 को 3 लिख सकते हैं सिंपली, 2 को 2 स्क्वायर, 5 को 5 1, इसको 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1। तो अब देखिए एलसीएम लिखना है तो मैक्सिमम पावर हमें लेना होता है, तो 2 की है ना, और सबसे कम वाले प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने इनको देखिए सबसे पहले क्या करा है, प्राइम फैक्टर के टर्म्स में लिख दिया है। एलसीएम में हमें क्या करना होता है, मिनिमम वाले प्राइम नंबर दैट इज 2 से स्टार्ट करते हैं और हम मैक्सिमम पावर लेते जाते हैं। तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है, 2 की पावर 2, इससे ज़्यादा कोई नहीं दिख रहा, तो 2 की पावर 2 लिख लिया। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है, 3 की पावर 1, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है तो 3 लिख दिया। 5 की मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है, 1, तो 5 लिख दिया। और कोई है अपने पास प्राइम नंबर नहीं है, तो ये इतना एलसीएम हो गया, राइट। बाकी आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, बहुत आराम से समझाया मैंने फर्स्ट टाइम में। तो एलसीएम आ गया अपना 60, ठीक है। तो 60 एलसीएम आ गया। तो हमने अब तक जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या किया था कि 60 अपना ये कुछ भी जो एलसीएम आ गया उसमें जो रिमाइंडर था जोड़ देते, रिमाइंडर कितना आ रहा था 2, तो 60 + 2, तो 62 कौन सा नंबर है, 62 एक ऐसा नंबर है जिसको 3, 4, 5, 6 से जब भी डिवाइड करेंगे, इनमें से किसी भी नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो हर बार रिमाइंडर विल बी 2, है ना। 3, 4, 5, 6 इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर विल बी 2, क्योंकि 60 जो है सिंपली डिवाइड हो जाएगा, 2 बच जाएगा, राइट। तो इतना क्वेश्चन होता तो ये आंसर सही होता, बट एक बार क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ो ना। क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर, अगर वो ऐसे बोलता व्हाट इज द लीस्ट नंबर, ये 4 डिजिट ना होता बस इसमें, राइट, बस ये वाला इतना पार्ट ना होता 4 डिजिट का, बाकी सब कुछ होता, ये नहीं होता तो 62 वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। तो उस केस में 62 ही अपना राइट आंसर होता, क्योंकि व्हाट इज द लीस्ट नंबर, देखिए लीस्ट वाले में एलसीएम का मैंने हर बार आपको ना वर्ड बाय वर्ड बताया कि कैसे वो इंप्लाई कर रहा है कि भाई एलसीएम फाइंड करो, उसने बोल दिया लीस्ट, फिर उसके बाद बोल रहा है कि डिवाइड करते हैं सबसे तो रिमाइंडर कॉमन आता है, तो यानी कि कॉमन मल्टीपल से 2 ज़्यादा है ना, तो एलसीएम मल्टीपल तो है ही है और कॉमन से ज़्यादा है 2, तो पहले कॉमन मल्टीपल निकाल लो सबका और लीस्ट वाला निकालो, तो वो होता है एलसीएम, उसमें 2 जोड़ दो, ठीक है। तो ये सब मतलब ये मैंने एक एक स्टेप कैसे देखते हैं क्या करते हैं 10-10 मिनट लेके समझाया है, तो अभी यहाँ फिर से टाइम नहीं लगा रहे हैं। तो आपको ये पता है कि अगर इतना पूछा होता कि सिर्फ इसमें ये ना होता 4 डिजिट का, तो आंसर आता 62, बट अभी ये बोल रहा कि 4 डिजिट का है, तो पहले क्या करते हैं हम, पहले 60 को 4 डिजिट का नंबर बनाते हैं। तो 60 को 4 डिजिट का नंबर कैसे बना सकते हैं, 60 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 4 डिजिट का बन जाए, राइट। तो पहले आप देखिए 4 डिजिट का मिनिमम नंबर कौन सा होता है, 1000 होता है, कितना होता है 1000, 4 डिजिट का मिनिमम नंबर। तो 1000 डिवाइड बाई 60 करिए पहले, है ना, ये सब देखने का तरीका होता है। 1000 डिवाइड बाई 60 करा तो कितना आया 16.666। इसका मतलब ये है कि अगर हम 60 को 16.667 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 1000 आएगा। अच्छा, जो 16.667 आया है ये आपको पता होगा कि ये एक रेशनल नंबर है, राइट, क्योंकि देखिए हमने 16.667 किसको लिखा है 1000/60 को, या 100/60 बोल सकते हैं इसको। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि भाई p/q के फॉर्म में लिख पाएँ जहाँ पे q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो p/q के फॉर्म में लिखा हुआ इधर से देख सकते हैं, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। ये तो हो गया कि आप फ्रैक्शनल वाले साइड से देख लिया। अगर आपको डेसिमल में भी देखना है कि डेसिमल जैसे 16.667 है, अब इसका पता करना है, हमें इसका मानो फ्रैक्शनल वाला पार्ट नहीं पता है कि फ्रैक्शन के टर्म में कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो डेसिमल देखने का भी मैंने तरीका बताया था कि हमें देखना है कि कोई इरेशनल नंबर होगा तो वो कब होगा कि वो नॉन रिकरिंग, दैट इज नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो पहले ये बताइए कि यहाँ पे 16.667 जो है ये का नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, राइट, यानी कि यहाँ पे 6 जो है दैट इज 16.66666 ये इनफाइनाइट टाइम्स 6 आते जाएंगे, बट हम कॉपी पे इनफाइनाइट टाइम्स 6 तो लिख नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जहाँ तक हमें लिखना है फिर
मतलब जितना हमें लगता है 2 डिजिट 3 डिजिट जितने में आंसर पूछा है उस हिसाब से सेट करते हैं, अदरवाइज 2 डिजिट तक लिख के छोड़ देते हैं, 2 से 3 डिजिट, उसके बाद वाला टर्मिनेट कर देते हैं। तो वहाँ से टर्मिनेट करना है तो यानी कि उसको ऐसे सिंपली डिलीट नहीं कर दोगे आप, उसको राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो राउंड ऑफ करने के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से जिन डिजिट्स को हम हटा रहे हैं, जैसे मान लेते हैं 16.6666 ऐसे चलता जाएगा, राइट। अब हमें मान लो यहाँ से हटाना है, राइट, 2 डिजिट के बाद से हटा देना है। तो क्या करेंगे, 16.6 लिखा, उसके बाद इन सबको डिलीट करा, अब हमें ये 6 लिखना है। बट जिन डिजिट्स को हम डिलीट कर रहे हैं वो क्या है, ग्रेटर देन 5 है। तो ग्रेटर देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट, तो प्रीसीडिंग डिजिट कौन सी है, 6 था, उसको 1 इंक्रीज कर देंगे तो 16.67 बन जाएगा। अब मान लो हमें ऐसा करना होता कि 3 डिजिट के बाद अगर हमें टर्मिनेट करना होता, यहाँ से टर्मिनेट करना होता, तो क्या करते हैं, 16.66 लिख दिया, यानी कि यहाँ तक तो हमने लिख दिया, इसको टर्मिनेट कर दिया, पूरे को हटा दिया, ठीक है। तो जो अभी जिसको हटाया है वो वाला पार्ट भी 6 से बड़ा, 5 से बड़ा है ना, ग्रेटर देन 5 देखना होता है बस। तो 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग डिजिट जो है लास्ट वाली दैट इज 6, उसको 1 से इंक्रीज कर देंगे, तो ये वाला 6 जो है ये 7 बन जाएगा फिर से, तो 16.667 आ जाएगा। तो 7 का भी सही लॉजिक है कि जहाँ तक लिखना है लिख दो, उसके बाद एंड में 7 लगा देना है, क्योंकि जिसको टर्मिनेट कर रहे हैं वो सब 6 से मतलब वो सब 5 से बड़े हैं, दैट इज 6 है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल के लिए 2 चीज़ें बताई थी मैंने कि 2 कंडीशन होनी चाहिए, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, तो हमें दिख रहा है कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये 16.666 यानी कि इनफाइनाइट टाइम्स आएगा। देन दूसरी कंडीशन क्या थी, दोनों कंपलसरी कंडीशन थी, ऐसा नहीं था कि दोनों में से एक सेटिस्फाई हो, दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो दूसरी कंडीशन क्या थी कि वो नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए, यानी कि रिपीट ना हो। यहाँ पे 6 जो है रिपीट हो रहा है बार बार, 16.66666 रिपीट हो रहा है, यानी कि रिपीटिंग आ गया, तो यानी कि इसको हम फ्रैक्शन यानी कि जो अपना रेशनल नंबर है उसके फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, यानी कि रेशनल नंबर है ना, इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि सिंपली स्पीकिंग कि ये रेशनल नंबर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब पता ही होगा जिन्होंने वो लेक्चर अटेंड किया। अब अपने इस पे आते हैं वापस। तो 60 इंटू 16.667 किया तो 1000 आया। तो अगर 60 इंटू एनी नंबर स्मॉलर देन 16.667 करेंगे तो जो नंबर आएगा वो 1000 से कम होगा, कोई डाउट नहीं है। तो अगर 60 इंटू 16 करेंगे तो 1000 से कम आएगा। एंड अगर 60 इंटू अ नंबर दैट इज ग्रेटर देन 16.667 करेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा दैट विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन 1000। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो हमें पहले ये पता करना था, मतलब हमें एग्जैक्टली अभी यहाँ पे ये पता करना था कि 4 डिजिट का ऐसा कौन सा नंबर है जो 60 का मल्टीपल है, और मतलब लीस्ट 4 डिजिट का कौन सा नंबर है जो कि 60 का मल्टीपल है। 60 का मल्टीपल क्यों पता करना था, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पता करना था 3, 4, 5, 6 का मल्टीपल। अब 3, 4, 5, 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज एलसीएम 60 है, तो 3, 4, 5, 6 के जितने भी मल्टीपल होंगे सब 60 के भी मल्टीपल होंगे, ये डिस्कस कर ही चुके हैं। तो अब हम बस 60 का वो वाला मल्टीपल फाइंड कर रहे हैं जो कि 1000 से तो बड़ा हो बट स्मॉलेस्ट वाला हो। 1000 से बड़े तो इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, राइट। तो बस उसमें से स्मॉलेस्ट वाला हमें फाइंड करना है। तो हमने देखा कि जब 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले हमने फाइंड किया कि 16.667 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली 1000 आएगा, यानी कि मिनिमम नंबर आएगा 4 डिजिट का, बट वो 60 का मल्टीपल नहीं है। फिर हमने क्या करा, 16.667 से छोटा वाला इंटीजर लिया, तो यानी कि वो 16 है, तो उससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा 1000 से कम आएगा। तो यानी 1000 से कम आया तो वो 3 डिजिट का नंबर हो गया। तो यानी कि 60 का जो 16th वाला मल्टीपल है दैट इज 60 इंटू 16, उससे जस्ट बड़ा वाला मल्टीपल हमें लेना है। तो जस्ट बड़ा वाला मल्टीपल क्या होगा, 60 इंटू 17, मतलब किसी अगर 4 का मल्टीपल लेना तो क्या होता है 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3 है ना, 4 इंटू 4, 4 इंटू 5, ये सारे मल्टीपल होते हैं ना। सिमिलरली 4 इंटू मान लो 15, 4 इंटू 16, 4 इंटू 17, 4 इंटू 18, ये सारे कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं, ये सारे कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं। यानी 4 इंटू 15 दैट इज 60 आएगा, 4 इंटू 16 दैट इज 64 आएगा। इसके बीच में 4 का कोई और मल्टीपल नहीं होगा, राइट। क्योंकि मल्टीपल का मतलब होता है कि उसको किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे मिल जाए तो वो उसका मल्टीपल हुआ। तो 60 इंटू 16 अपना 1000 से कम है, तो इससे जस्ट बड़ा वाला मल्टीपल 60 इंटू 17 होगा। और हमें पता है कि ये 60 इंटू 17 1000 से बड़ा है। और ये लीस्ट कैसे हुआ, लीस्ट इस तरह पता चला कि इससे जस्ट कम वाला मल्टीपल तो 3 डिजिट का ही है।
तो ये पहला ही मल्टीपल है ना जो 4 डिजिट का है। हम पहले इसको कैलकुलेट करते हैं कि आता कितना है। आप भी करिए 60 × 17, ये आ जाएगा 1020, है ना। 60 × 17 क्या हो जाएगा 1020। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5, 6 लीव्स अ रिमाइंडर 2 इन ईच केस। अब रिमाइंडर 2 वाला भी लॉजिक मैंने आपको बताया था, है ना। हम ये 3 बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बार थियोरी में, एक बार प्रॉब्लम में, एक बार एग्जाम्पल में, राइट। और यहाँ भी डिस्कस कर ही लिया, बता दिया था कि जैसे अगर मान लीजिए 4 डिजिट का नहीं होता तो क्या करते हैं, हम पहले इन सब का एलसीएम निकालते। एलसीएम 60 आया था, तो अब अगर 60 में हम 2 ऐड कर दें, है ना, ये यहाँ पे लिखा है 60 में अगर हम 2 ऐड कर दें तो हर बार 3, 4, 5, 6 से डिवाइड करने पे वो 2 ही बचेगा मल्टीपल में, मतलब वो 2 ही बचेगा रिमाइंडर, राइट। 60 अगर हमें ये नहीं दिया होता कि भाई 4 डिजिट का नंबर फाइंड करना है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम होता, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5, 6 लीव्स अ रिमाइंडर 2 इन ईच केस, ऐसा होता। तो पहले हमने एलसीएम फाइंड किया कि हाँ 60 से अगर डिवाइड करेंगे तो पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा ये सारे नंबर्स। तो अगर इसमें 60 में 2 ऐड कर देंगे दैट इज 62, तो हर बार 2 रिमाइंडर बचेगा, है ना। वो भी एक्सप्लेन किया था कैसे, राइट। तो अभी हमें बस इतना चेंज कर दिया इसने कि इसने बोल दिया कि 4 डिजिट का ऐसा फाइंड करो। तो पहले हमने 4 डिजिट का फाइंड कर लिया वो नंबर जो कि, हाँ 4 डिजिट का ऐसा नंबर फाइंड कर लिया जो कि 60 का मल्टीपल है, दैट इज 3, 4, 5, 6 का मल्टीपल है एंड लीस्ट भी है 4 डिजिट में, वो हमें पता चल गया। अब अगर हम उसमें 2 ऐड कर देते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा, फाइनली वो नंबर पता चल जाएगा जिसको, मतलब जिसको अगर डिवाइड करेंगे हम 3, 4, 5 और 6 से तो रिमाइंडर जो आएगा हर केस में 2 आएगा। या ऐसा भी कह सकते हैं जिसको अगर हम 60 से भी डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 2 आएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम 1020 तो सिंपली डिवाइड हो जाएगा 3, 4, 5, 6 से। इसमें अगर 2 ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 1022। ये वो नंबर होगा जिसको 3 से भी डिवाइड करें, 4 से भी करें, 5 से भी करें, चाहे 6 से करें, हर केस में रिमाइंडर क्या होगा, वो होगा 2। क्वेश्चन में यही पूछा था, तो अपना बी पार्ट सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A digit n greater than 3 is divisible by 3 but not divisible by 6. Which one of the following is divisible by 4? देखिए ये क्वेश्चन वैसे करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, हम एकदम सिंपल से चलते हैं। हम n को कुछ नहीं मानते, मतलब n को कुछ अज्यूम नहीं करते, किसी फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करते, n को n लेके चलते हैं। बस अपने दिमाग में ये रखना है कि n जो है ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, है ना। यानी कि n जो है 1, 2, 3 नहीं हो सकता, राइट। 1, 2, 3 वाला ऑप्शन तो चला गया, 0 भी चला गया, 0, 1, 2, 3 नहीं हो सकता, 3 से तो बड़ा होगा। देन उसके बाद बोल रहा है कि डिविजिबल बाई 3 होगा। तो डिविजिबल बाई 3 होगा का मतलब क्या है कि 3 हो नहीं सकता, तो 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 18 हो सकता है, 21 ऐसा हो सकता है ना। अभी मैंने सारे 3 के मल्टीपल लिख दिए। अब तक हमने जितनी इन्फॉर्मेशन देखी उस हिसाब से पहला देखा है कि 3 से बड़ा होना चाहिए, तो यानी कि 0, 1, 2, 3 वाले ऑप्शन चले गए। 3 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 3 से कम वाला भी नहीं होगा और 3 भी नहीं होगा, ठीक है। 4 से स्टार्ट कर सकते थे अगर यहाँ तक सिर्फ इतना पढ़ते हम, है ना, कि ग्रेटर देन 3 वाला पढ़ते तो बोलते कि 4 से स्टार्ट होगा। बट अभी इसने क्या बोला है कि डिविजिबल बाई 3 भी होना चाहिए। तो अब 3 से बड़ा डिविजिबल बाई 3 कितने, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ये हो गया। बट आगे पढ़िए, बट नॉट डिविजिबल बाई 6। अब नॉट डिविजिबल बाई 6 भी आ गया, तो जो 6 के मल्टीपल हैं वो सारे भी निकल जाएंगे। तो फाइनली ये बच रहा है 9, 15, 21 एंड सो ऑन, राइट। ये मल्टीपल हैं, 27 भी आ जाएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 4। तो हमें ये पता है 9 जो है, n जो है वो अपना इन सब में से नंबर्स में से है, दैट इज 9 हो सकता है ना, 15 हो सकता है, 21 हो सकता है, 27 हो सकता है। इन सब नंबर्स में से कोई नंबर है, तो हमें बताना है कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा, राइट। तो 4 से डिविजिबिलिटी का देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं, है ना, ऑप्शन वाइज चलते हैं इसमें। तो 2n, अब n, अब देखिए 6 से डिविजिबल नहीं है का मतलब क्या है कि वो नंबर ऑड नंबर है। आपने एग्जांपल से भी देख ही लिया कि 9, 15, 21, 27 आ रहे हैं। और वैसे भी 6 से डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या होता है ना। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि डिविजिबल बाई, मैंने लिखाया था अच्छे से, 2 और 3, है ना। 2 बार डिस्कस कर चुका हूँ ये लेक्चर 1 में एंड अभी थोड़े 3-4 लेक्चर पहले भी। तो डिविजिबल बाई 2 और 3 होना चाहिए। तो डिविजिबल बाई 3 तो है ही है,
तो अगर कोई नंबर डिविजिबल बाई 2 हो गया तो वो डिविजिबल बाई 6 भी हो जाएगा, बट क्वेश्चन में दिया है कि डिविजिबल बाई 6 नहीं है, दैट इज वो नंबर डिविजिबल बाई 2 नहीं है। अब डिविजिबल बाई 2 का मतलब क्या होता है, सिंपली इवन नंबर होता है। इवन नंबर की डेफिनेशन ही यही होती है कि वो डिविजिबल बाई 2 होनी चाहिए, राइट। तो यानी कि वो इवन नंबर ना हो, कोई ऑड नंबर हो। अब ऑड नंबर हो, 3 का मल्टीपल भी हो एंड 3 से बड़ा भी हो, तो वही सारे लिखे हैं मैंने, और आगे बहुत सारे आते जाएंगे, है ना। इसमें 6 ऐड करते चले जाइए। देखिए आप 6 के इंटरवल पे आ रहा है, ये सब नोटिस कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सीरीज बहुत लंबी जाती है, तो हमें उतना लंबा मतलब उतने सारे टर्म्स नहीं लिखने होते हैं, हमें पैटर्न देखना हो। जैसे देखिए 9 to 6 कितना हुआ 15, 15 to 6 21, 21 to 6 कितना हुआ 27, 27 प्लस 6 कितना हुआ 33, ऐसे 6 ऐड करते जाइए 39, ऐसे आते जाएंगे नंबर। ये सारे ये अपने n हो सकते हैं, पॉसिबल n हो सकते हैं, ठीक है। हमें क्या बताना है कि इसमें से कौन सा डिविजिबल बाई 4 नहीं है, और हमें पता है कि n जो है अपना वो 3 का तो मल्टीपल है, बट एक ऑड नंबर है। अब बताइए एक ऑड नंबर है तो उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है वो इवन बन गया, बट 2 का फैक्टर एक बार ही आएगा, राइट। ऐसे करेंगे, अगर डिवाइड बाई 4, हमें डिवाइड बाई 4 देखना है ना, तो 2n/4 अगर करा हमने तो ठीक है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, n/2 आ जाएगा। बट अब बताइए n/2, अब क्या n जो है 2 से कैंसिल होगा? नहीं होगा, क्योंकि n एक ऑड नंबर है, तो ऑप्शन 1 तो चला गया, है ना। ऑप्शन 1 क्यों नहीं हो सकता, हमें ये चेक करना है कि 4 से। अब यहाँ पे ये गलती मत कर देना कि डिविजिबिलिटी बाई 6 चेक करने लगे। डिविजिबिलिटी बाई 6 चेक करोगे तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बट हमें डिविजिबिलिटी बाई 4 चेक करना है, नॉट 6। तो डिविजिबिलिटी बाई 4 चेक करेंगे तो ऑप्शन ए दिखेगा कि इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि 2n को डिवाइड करना है 4 से, ठीक है हमने लिख दिया, चलो वैसे दिख जाना चाहिए कि डिवाइड नहीं हो रहा है, बट मान लो लिख भी दिया हमने, ठीक है। 2n/4 किया, 2 कैंसिल आउट हो गया, n/2 आया। अब ये क्या n जो है वो 2 से का डिविजिबल है? आप बताइए, नहीं है ना, क्योंकि n जो है ऑड नंबर है ना। ये मैंने नंबर्स भी लिख दिए कि 3 के मल्टीपल भी बता भी दिया है ना, तो n सारे ऑड नंबर हैं। अब ऑड नंबर 2 से डिविजिबल कैसे हो जाएगा, तो पूरी डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगी डिविजिबिलिटी की, राइट। तो n अपना 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 2n जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ऑप्शन ए चला गया। ऑप्शन बी का बताइए, उसका कुछ सीन है। देखिए n ऑलरेडी ऑड है ना, 3 भी अपना ऑड है, तो ऑड इंटू ऑड करेंगे तो एक ऑड नंबर ही आएगा ना, तो ये तो डिविजिबल बाई 2 भी नहीं होगा। ऑड इंटू ऑड करेंगे तो ऑड नंबर आएगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, राइट। अब ऑड नंबर है तो यानी कि डिविजिबल बाई 2 भी नहीं, क्योंकि डिविजिबल बाई 2 का मतलब क्या है कि इवन नंबर हो। तो जब 2 से ही डिविजिबल नहीं है तो 2 स्क्वायर से कैसे डिविजिबल होगा, है ना। 4 इज सिंपली 2 स्क्वायर, यानी 2 की 2 पावर्स होनी चाहिए, 2 बार आना चाहिए 2 का फैक्टर, तो 2 का फैक्टर एक बार भी नहीं आ रहा, तो 2 बार कैसे आ जाएगा। तो सिंपली 3n तो है नहीं सीन में। देन 2n+4, ये थोड़ा सा अच्छा केस है ना, 2n+4। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर है अगर वो a+b के फॉर्म में लिखा है एंड दैट इज डिविजिबल बाई एनी नंबर, यहाँ पे हमें 4 से चेक करना, तो मान लीजिए 4 से डिविजिबिलिटी का देखते हैं, तो हमें इस नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है 4 से, है ना। जो a+b नंबर लिखा है उसकी डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी, किसी भी नंबर से चेक करनी हो सकती है, सबके लिए रूल सेम है। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर लेते हैं, ठीक है 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो एक केस होगा जिसमें कि a भी 4 से डिविजिबल होगा एंड b भी 4 से डिविजिबल होगा, तो a+b एंड a-b 4 से डिविजिबल होंगे, गारंटीड है, राइट। दूसरा केस क्या हो सकता है कि a जो है वो 4 से डिविजिबल हो एंड b जो है वो 4 से डिविजिबल ना हो। इस केस में ये गारंटी है कि a+b एंड a-b दोनों नंबर्स 4 से डिविजिबल नहीं, मतलब दोनों ही 4 से नॉन डिविजिबल होंगे, राइट। कौन से 2 केसेस बताए? अगर a एंड b दोनों ही 4 से डिविजिबल हैं तो a+b एंड a-b ये दोनों नंबर्स 4 से डिविजिबल होंगे। अगर ऐसा हो सकता है कि a एंड b में से एक तो 4 से डिविजिबल है, दूसरा 4 से नॉन डिविजिबल है, तो भी इस बात की गारंटी है कि a+b एंड a-b दोनों ही 4 से नॉन डिविजिबल होंगे। बट अगर ऐसा केस है कि a भी 4 से नॉन डिविजिबल है एंड b इज ऑल्सो नॉन डिविजिबल बाई 4, दैट इज b इज नॉट डिविजिबल बाई 4, तो a+b एंड a-b इनमें से दोनों नंबर 4 से डिविजिबल हो भी, मतलब कोई भी नंबर इंडिपेंडेंट है कि कोई भी नंबर, जैसे ऐसे लेते हैं कि a जो है 4 से नॉन डिविजिबल है, b जो है 4 से नॉन डिविजिबल है, तो a+b 4 से डिविजिबल होगा कि नॉन डिविजिबल होगा कह नहीं सकते, राइट। 4 से डिविजिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
सिमिलर इज द केस विद a माइनस बी, दैट इज अगर a जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, b जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, तो a माइनस बी 4 से डिविजिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये सब अच्छे डिस्कस करा है 4 लेक्चर पीछे, आप देखिएगा एक बार जिन्होंने नहीं देखा है तो। ठीक है, यहाँ पे वो अपना थोड़ा यूज़ हो रहा है। जैसे 2n+4 है, तो अपना जो 4 है ये तो 4 से डिविजिबल होगा, है ना, 4 × 1, तो ये तो हो गया। बट अपना जो ये देखिए 4/4 है ना, ये तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। अब 2n/4 में फिर से भाई n/2 फंस गया, है ना। 2n को तो हमने देख ही रखा है कि 2n इज नॉट डिविजिबल बाई 4, क्योंकि 2n जस्ट इवन नंबर है, बट जस्ट 2 का मल्टीपल है ना, 2 का एक ही फैक्टर है, 2 फैक्टर्स नहीं आ रहे हैं, 2² नहीं आ रहा है, तो यानी कि 4 से डिवाइड नहीं होगा, राइट। तो 2n+4 भी कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि हमें ये वाला रूल याद था कि अगर कोई भी नंबर है जिन 2 टर्म है a एंड b, उनका सम करते हैं, हमें पता करना है कि a + b डिविजिबल है कि नहीं। और ऐसा दिया हुआ है कि a तो डिविजिबल है, दैट इज 4 यहाँ पे है, 4 डिविजिबल है, बट b डिविजिबल नहीं है, दैट इज 2n डिविजिबल नहीं है, तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, इस बात की गारंटी है, राइट। ठीक है, मैंने 2 केस बताए थे, 2 में श्योर होता है, 2 में गारंटी होती है, तीसरा केस जिसमें दोनों डिविजिबल नहीं होते उसमें कुछ कह नहीं सकते कि डिविजिबल होगा कि नहीं, तो चेक करना पड़ता है। तो हमारा तीसरा केस भी हट गया। अब 3 केसेस हट गए हैं, तो भाई है ना, सीधी सी बात है कि चौथा एक तो करेक्ट हो गई, राइट। बाकी अगर आपको देखना भी है तो आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे 3n+1 है, तो एक काम करिए, इसमें 9 पुट करके देखते हैं। 3 × 9 है ना, n अपना क्या 9, 15, 20 ऐसा कुछ हो सकता है, 9 वाला पुट करके देखते हैं, है ना। हमें मिल गया एक भी केस तो बस ठीक है, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है ना कि कौन सा वाला डिविजिबल होगा। हमें एक भी केस मिल गया कि डिविजिबल वाला है, तो बोल देंगे कि हाँ ये टर्म जो है, ये इस फॉर्म का जो नंबर है वो डिविजिबल होंगे इससे। तो 3n प्लस कितना है 1 है ना, 3n+1 था, n को हमने डाला 9, n को 9 कहाँ से लिया हमने, सीरीज देखी 9, 15, 21, 27, 33 ऐसे करके, है ना। हमें इसमें से अगर एक भी नंबर डिविजिबल मिल गया तो, क्योंकि है ना, इनमें देखिए एक भी नंबर है ना, 3n कभी भी डिविजिबल नहीं हो सकता, 2n भी कभी डिविजिबल नहीं हो सकता, 2n+4 भी नहीं हो सकता, है ना, विद सेम लॉजिक 2n नहीं हो सकता, वैसे 2n+4 भी नहीं हो सकता, क्योंकि a + b वाली जो बात मैंने बताई। तो अगर 4th वाले में हमें मिल जाता है कोई भी केस जिसमें कि जो कि 4 से डिविजिबल है, तो हम बोल देंगे कि हाँ ये करेक्ट आंसर है। बाकी तो अब एग्जाम के हिसाब से देखें तो आपने 3 ऑप्शन जब एलिमिनेट कर दिए तो चौथा चेक करने की ज़रूरत नहीं है सच, है ना। अगर आपके पास टाइम है अच्छा खासा चेक कर सकते हैं, बाकी ठीक है लगा सकते हैं ना, क्योंकि हमने ऐसा तो है नहीं कि हमने कुछ एजम्पशन ली है या कुछ बहुत वैसा किया जो हम श्योर हो, जो भी हमने किया है बहुत ज़्यादा श्योर है उसमें कि गारंटी है कि ये तो नहीं है डिविजिबल, तो ठीक है। बट फिर भी देख लेते हैं एक बार, 3 × 9+1 करेंगे तो कितना आएगा, 27+1 दैट इज 28, 28 इज डिविजिबल बाई 4 है ना, क्वोशेंट इज 7, तो ठीक है, हमारा ये प्रूव हो गया कि 4th वाला डिविजिबल है। सो डी इज द राइट आंसर, है ना, 4th वन। ठीक है, वैसे यहाँ तो रिक्वायर्ड नहीं है, बट जैसे कंडीशंस में n दिया हुआ है, इसको लिखने के और भी तरीके हो सकते थे, जो कि आप अच्छे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में अगर थोड़े टफ वाले, तो वहाँ पे यूजफुल है। यहाँ पे तो हमने n को सिंपली n के टर्म में रखा और उसी को पुट करके हमने सॉल्व कर लिया, क्योंकि काफ़ी इंट्यूटिव था, दिख रहा था सब कुछ। बट हो सकता है कहीं कहीं ना दिखे, तो आप थोड़ा मेथड समझ लो कि कैसे और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, है ना। n को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × m लिख सकते हैं। 3 × m लिख देंगे तो m को क्या क्या कंडीशन रहेगी, ऑड नंबर ग्रेटर देन 1, राइट। n में हमें क्या ध्यान रखना था, n शुड बी ग्रेटर देन 3, n शुड बी मल्टीपल ऑफ 3 एंड n शुड नॉट बी ए मल्टीपल ऑफ 2, दैट इज n शुड नॉट बी ए मल्टीपल ऑफ 6, दैट इज n शुड नॉट बी एन इवन नंबर, दैट इज n शुड बी एन ऑड नंबर। ठीक है, तो n ऑड होना चाहिए था, n 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए और n जो है 3 से बड़ा भी होना चाहिए। बट अगर n को आपने 3m के टर्म में लिख दिया तो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, दिस हैज ऑलरेडी बीन टेकन केयर ऑफ बाय दिस फैक्टर ऑफ 3, है ना। तो वो आपको याद नहीं रखना है, उसके अलावा वाला बाकी याद रखना है कि ऑड नंबर होना चाहिए एंड ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 तो मल्टीप्लाइड है, मतलब 3 जो है m में मल्टीप्लाइड है, तो m पे जो कंडीशन आएगी वो डिवाइड बाई 3 वाली आएगी, तो 3 डिवाइड बाई 3 यानी कि 1, यानी कि 1 से बड़ा होना चाहिए। या आप इसको सिंपली लिख के भी देख सकते हो, जैसे m क्या आएगा अपना, m आएगा 3, 5, है ना। ऑड बताने ग्रेटर देन 1 वाले 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे, इनके करस्पॉन्डिंग n क्या क्या आएंगे, n आ जाएंगे। अगर m = 3 है तो n क्या हो जाएगा, 3 × 3 दैट इज 9। अगर m = 5 है तो n क्या आ जाएगा, 3 × 5 दैट इज 15। देन m = 7 है तो आ जाएगा 21, m = 9 तो आ जाएगा 27, m = 11 है तो आ जाएगा 33। यही नंबर हमने निकाले थे n के लिए, आप देखेंगे 9, 15, 21, 27। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान नहीं हुआ काम, बट थोड़ा सा हो गया कि एटलीस्ट हमें ये याद नहीं रखना है
ये 3 से बड़ा होना चाहिए या फिर ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए। वो बस ये याद रखना है कि 1 से बड़े सारे ऑड नंबर होंगे m, उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो जो क्वेश्चन में होता है तो हम n की जगह सिंपली 3m पुट कर देते और फिर m पे ये कंडीशन लगा देते, है ना, रादर देन n पे वो कंडीशन लगाना जो क्वेश्चन में दी हुई है वो टफ है एज कम्पेयर टू ये जो कंडीशन मैंने बताई, क्योंकि काफ़ी सिंपल है ना, 3, 5, 7, 9, 11, है ना, एक एक छोड़ के अल्टरनेट सारे ऑड मतलब सारे ऑड नंबर लेते चले जाओ, 1 को बस छोड़ दो, बाकी सारे ऑड नंबर ले लो, है। तो ये कंडीशन रिलेटिवली काफ़ी आसान है और n की जगह 3m पुट करने में तो कुछ एफर्ट है नहीं। तो ठीक है, और थोड़ा और भी अच्छा क्वेश्चन हो तो कुछ और भी पुट कर सकते हैं। दैट इज n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2k + 1। 2k + 1 सिंपली ऑड नंबर के लिए होता है, तो ऑड नंबर के लिए 2k + 1 लिखा, बट मल्टीपल ऑफ 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। ऑड नंबर के लिए हमेशा याद रखिएगा कि 2k + 1 होता है, राइट। ये जनरल टर्म है ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी यहाँ पे 3 का भी मल्टीपल था तो 3 मैंने खुद से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए पहला ऑड नंबर क्या होगा, आप बताइए। पहला ऑड नंबर अगर हम ये वाले इक्वेशन से कंपेयर करें तो 3 3 तो कॉमन है दोनों में, m की जगह लिख दिया 2k + 1। अब m की लीस्ट वैल्यू क्या थी, ऑड नंबर ग्रेटर देन 1 था ना, तो m की लीस्ट वैल्यू क्या थी 3। तो अब यहाँ पे 3 कितना रखने पे आया, k को कितना रखेंगे कि 3 आएगा, 2k + 1 को, है ना, 2k + 1 को 3 करना है तो k को कितना रखेंगे, k को 1 रखेंगे, राइट। तो पहला k कितना हो गया 1, दूसरा k कितना हो जाएगा 2। 2 कैसे आया देख लेते हैं। अगर k को हम 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 2 दैट इज 4 + 1 5। तो नेक्स्ट वाला ऑड नंबर 5 ही तो है। या अगर n से भी कंपेयर करना चाहें तो नेक्स्ट वाला n कितना है 15। तो k को यहाँ 2 पुट करो, देखो 15 आता है कि नहीं। 3 × टोटल में कर ही देता हूँ, 2 × 2 + 1 दैट इज 3 × 5 दैट इज 15, है ना। अब n को एक बार k को 3 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 + 1 दैट इज 3 × 7 दैट इज 21। तो आपको ये याद रखना है कि अगर कोई भी ऑड नंबर हमें लिखना है तो उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन ये होता है 2k + 1, जहाँ पे k क्या होगा 1 2 3 4 5 सो ऑन, मतलब k जो है वो सारे नंबर्स देगा। तो हमें यहाँ पे कुछ सोचना ही नहीं है। अगर हमने n को 2k + 1 के 3 × 2k + 1 के टर्म में लिख दिया तो यहाँ पे हमें कुछ सोचना ही नहीं है। आपको बेसिकली यहाँ पे ये वाला पार्ट जरूर याद रखना है कि 2k + 1 लिख सकते हैं ऑड नंबर को, राइट। 3 उरी आप याद रखो ना रखो, वो तो आप क्वेश्चन के हिसाब से लगा लोगे और इस क्वेश्चन में तो रिक्वायर्ड भी नहीं है, तो इसके स्पेसिफिक कुछ याद नहीं करना है। बट जो जनरल चीज़ मैंने लिखी है 2k + 1 ऑड नंबर के लिए 2k + 1। अभी आप सोच रहे होगे ऑड नंबर के 2k + 1 क्यों बता रहे हैं, मतलब n ही रहने देते या कुछ जो है वही रहने देते ना, सिंपली लिख देते हैं, है ना। बताने का ये मतलब इस टर्म में एक्सप्रेस करने का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे हम k की सारी वैल्यूज डाल सकते हैं, राइट। हमें सोचना नहीं है बीच में कहीं कि k कितना आएगा, नहीं, k की सारी वैल्यूज डाल सकते हैं। बट हाँ, ये आपका यूज़ कब आएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन में हो जाएगा जिसमें आपको कुछ n दिया होगा, n को इस टर्म में लेके पुट करना होगा, पुट करने के बाद सॉल्व करना होगा, है ना। सॉल्व करने के बाद आंसर देखना होगा कौन सा आ रहा है। उस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत कम है, बट फिर ही मैंने जल्दी में बता दिया कि अगर बाई चांस आ जाए तो आपको इतना पता हो कि ऑड नंबर में एक्सप्रेस करने के लिए 2k + 1 यूज कर सकते हैं। बाकी जिस टाइप का ये क्वेश्चन था उसको सॉल्व करने के लिए तो हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं थी ना, हमने सिंपली कर दिया, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रिंटर नंबर्स द पेजेस ऑफ ए बुक स्टार्टिंग विद 1 एंड यूजेस 3089 डिजिट्स इन ऑल, हाउ मेनी पेजेस डज द बुक हैव। ठीक है, तो प्रिंटर है वो पेजेस, बुक में पेजेस इंटर करता है, तो टोटल जो डिजिट्स यूज कर रहा है वो 3089 यूज कर रहा है। तो हमें ये बताना है कि टोटल पेजेस कितने थे, एंड नंबर ऐसे डालेगा 1 2 3 4, है ना, अप टू n। डिजिट्स कितनी यूज हो रही है 3089 डिजिट्स। तो हमें ये बताना है कि 3089 डिजिट के करस्पॉन्डिंग जो n है वो कितना आएगा, फाइनल टोटल पेजेस कितने होंगे बुक में। ठीक है, तो आप ये बताइए जैसे 1 2 3 4 अप टू 9, ये सारे क्या हैं, ये सारे सिंगल डिजिट के नंबर्स हैं। ये सारे डिजिट्स भी हैं, 0 to 9 सारी डिजिट्स होती हैं, यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 to 9 भी डिजिट्स हैं, दैट इज सिंगल डिजिट के नंबर हैं। तो इनका एक नंबर प्रिंट करने में कितनी डिजिट लगेंगी, एक। वैसे भी देख लीजिए 1 में क्या एक डिजिट है, 8 में क्या एक ही डिजिट है, राइट। 1 इंटू टोटल नंबर्स कितने हैं, ये 9। तो 1 से 9 तक प्रिंट करने में, है ना, या 1 से 9 तक इंटर करने में कितनी डिजिट्स लगी, 9 डिजिट्स। देन 2 डिजिट के नंबर पे आते हैं। 2 डिजिट का लीस्ट नंबर क्या होता है 10, 2 डिजिट का हाईएस्ट नंबर क्या होता है 99। इनको
एक मतलब इस रेंज में दैट इज 2 डिजिट के एक नंबर को ऐड करने में कितने डिजिट्स लगेंगे, 2 है ना। 2 डिजिट का नंबर है तो एक नंबर में 2 डिजिट्स हैं, यानी एक नंबर को इंटर करने में, एक नंबर को लिखने में, प्रिंट कुछ भी करने में 2 डिजिट्स लगेंगे, या इस एक नंबर में 2 डिजिट्स हैं, हमें इतने से ही मतलब है। तो 2 इंटू नंबर कितने हैं 90। अभी 90 कैसे आया, तो आपको याद होगा 99 माइनस 10 प्लस 1 दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1, 90 आता है। अब ये फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1 क्यों कर रहे हैं, इसका लेक्चर 1 देखिए, उसमें 5 मिनट लगेंगे समझाने में, यहाँ समझाने को दोबारा कोई पॉइंट नहीं है इसका, है ना। बाकी जिन्होंने देख रखा है उनको पता होगा कि क्यों करते हैं, बेसिकली इंक्लूड कर रहे हैं दोनों यूनिट इसलिए करते हैं, बाकी डिटेल में आप लेक्चर 1 में देखिए। ठीक है, 2 इंटू 90 हो गया। देन क्या करते हैं, 3 डिजिट का नंबर लेते हैं, तो 3 डिजिट का लीस्ट नंबर क्या होगा 100 एंड हाईएस्ट क्या होगा 999। इसमें कितनी डिजिट्स होंगी, एक नंबर में 3 डिजिट का नंबर है, और नंबर कितने होंगे 900। अब 900 भी कैसे आया, सेमी लॉजिक, मतलब सेमी तरीका है निकालने का, है ना। ये 900 आ जाएगा, 999 माइनस 100 प्लस 1। ठीक है, तो अभी हमें टोटल डिजिट्स कितनी दी हुई थी 3089। तो एक बार हम क्या करते हैं, अभी तक हमने जितनी डिजिट्स देखिए, हम 1 to 9 तक प्रिंट करने में या 1 to 9 तक लिखने में, कुछ भी करने में हमने 9 डिजिट्स यूज कर ली। देन 10 to 99 में 2 into 90 यूज कर ली। 100 to 999 में 3 into 900 यूज कर ली। तो 3 into 900 हमें दिख रहा है कितना हो गया 2700 के आसपास हो गया, और ये 3089 यानी कि 3000 से थोड़ा ज़्यादा ही है बस। तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस तो नहीं दिख रहा, हम थर्ड वाला ही देखें तो एक बार कैलकुलेट करते हैं कि अब तक हमने कितनी डिजिट्स यूज़ कर ली, उससे पता लगेगा कि कितनी और यूज कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी क्लोज आ गए हैं। या अगर ऐसा होगा कि हमने ज़्यादा डिजिट्स यूज कर ली होंगी तो भी हम देख लेंगे कितनी डिजिट्स हटानी है। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितनी डिजिट्स यूज कर चुके हैं। तो 1 into 9 ये सिंगल डिजिट नंबर में गई, 2 into 90 ये 2 डिजिट नंबर में गई, प्लस 3 into 900 ये 4 डिजिट नंबर में गई। टोटल डिजिट्स यूज कितनी हो गई 2889, और डिजिट्स कितनी 3089, बचे कितनी 200। तो 200 डिजिट्स हम और यूज कर सकते हैं, है ना। हमने 1 से 999 तक तो प्रिंट कर दिया, इसके बाद भी 200 डिजिट्स और यूज करी जा सकती हैं। तो अब 200 डिजिट्स के लिए हमें देखना कितने नंबर्स और प्रिंट कर सकते हैं। तो हम 999 तक प्रिंट कर चुके हैं, तो अब नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 1000। दैट इज ऐसे ही बोल सकते हैं कि भाई 3 डिजिट के सारे प्रिंट कर चुके हैं, तो नेक्स्ट नंबर जो होगा 4 डिजिट का होगा, तो 4 डिजिट का लिस्ट नंबर कौन सा होता है 1000। अब 1000 से कहाँ तक जाएंगे, है ना, ये लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो ये हमें यहीं से देखना पड़ेगा कि 200 डिजिट्स बची हैं, और ये जो भी सीरीज चलेगी 1000, 1001, 1002, 1003, 1004 अप टू 1050, 1000, है ना, 1100 समथिंग, ये सारे नंबर्स होंगे, सारे 4 डिजिट के नंबर्स हैं, है ना, अप टू 9999, है ना, यहाँ तक सारे 1000 के नंबर्स होंगे, सारे 4 डिजिट के नंबर्स होंगे, राइट। अब हमें तो पता इतना तो जा नहीं सकते, ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, मतलब पूरे 4 डिजिट तो कवर कर नहीं सकते हैं। तो हम ये निकाल लेते हैं कि 4 डिजिट के कितने नंबर्स तक हम प्रिंट कर सकते हैं। तो अब 200 डिजिट्स बची हैं, राइट, और एक नंबर में कितनी डिजिट्स यूज होंगी 4। टोटल डिजिट्स कितनी है अपने पास 200, है ना, 200, बट एक नंबर में कितनी डिजिट्स यूज हो रही हैं 4। तो 200/4 कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा ना, दैट इज 50 आ जाएगा, 200/4 50 हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया कि इतने नंबर्स और प्रिंट कर सकते हैं, है ना। एक डिजिट प्रिंट करेंगे तो 4, एक नंबर प्रिंट करेंगे तो 4 डिजिट्स यूज होंगी, 2 प्रिंट करेंगे तो 8 यूज होंगी, 10 प्रिंट करेंगे तो 40 यूज होंगी, 20 प्रिंट करेंगे तो 80 यूज होगा, 40 प्रिंट करेंगे तो 40 into 4 160 यूज होगा, एंड 50 प्रिंट करेंगे तो कितना 200 यूज होगा। तो ठीक है, हमें पता चल गया कि ये 50 नंबर्स और प्रिंट कर सकते हैं। तो 999 तक तो हमने पहले ही प्रिंट कर रखा था, है ना, 999 तो हमने पहले प्रिंट कर रखे थे डिजिट्स, इतने नंबर्स, प्लस इसमें 50 और ऐड कर दिया, तो 1049 नंबर्स आ गए टोटल, है ना। इतने पेजेस हैं जिसको कि हम प्रिंट कर सकते हैं 3089 डिजिट्स को यूज करते हुए। उसका ब्रेकअप भी देख लीजिए, है ना, 9 नंबर मतलब 9 डिजिट्स हमने यूज करी सिंगल डिजिट वाले नंबर पे, देन 2 into 90 दैट इज 180 हमने यूज करा दो डिजिट वाले नंबर पे, दैट इज 3 into 900 यानी कि 2700 हमने यूज करा 3 डिजिट वाले नंबर पे, एंड 200 दैट इज 50 into 4 हमने यूज करा 4 डिजिट वाले नंबर पे। फाइनली कितने यूज हुआ 3089, वो हमने प्रोसेस पर देख लिया। तो 1049 फाइनली आंसर है अपना, है ना, सी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर 136 इज एडेड टू 5b7 एंड द सम ऑब्टेन्ड इज 7a3
where a and b are integers, it is given that 7a3 is exactly divisible by 3, the only possible value of b is। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने के भी कई मेथड्स हैं, बट हम इसको फंडामेंटल से ही करेंगे। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन ही था, इसको हमने फंडा एकदम बेसिक काउंटिंग से किया था। इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते थे, बट वो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या केस स्पेसिफिक होता है, राइट। तो जो ट्रिक्स बनाई जाती हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के ठीक है बना दिया, उसमें अप्लाई हो जाएंगे कोई बात नहीं, बट जो एग्जाम में आने वाला उसमें अप्लाई होंगे कि नहीं होंगे आप गारंटी नहीं दे सकते हो, क्योंकि वो सेटअप कंडीशन के साथ बनती हैं। अब वो सेटअप कंडीशन या तो कुछ तो बताते नहीं है, और बता भी दिया तो आपको याद नहीं रह जाती हैं। और अगर आप याद करने जाओगे, हर एक क्वेश्चन के पीछे ट्रिक याद करने जाओगे, तो इतना कुछ हो जाएगा याद करने को कि आपका लास्ट तक तो दिमाग खराब हो जाएगा। क्योंकि GS1 में भी यही है कि आप ऐसे ट्राई करते रहो कि सब कुछ ही समझना है, मतलब सबके फंडामेंटल आने चाहिए, एकदम सब पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस पे ही चलेगा प्रिपरेशन। उसके बाद भी आपको याद करने का इतना हो जाएगा कि कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा एग्जाम तक। तो अगर आप अभी से यही अप्रोच आपने अपना ली कि ठीक है सब कुछ ये भी याद कर लूँगा या लूँगी, ये भी याद हो जाएगा, तो फिर तो लास्ट में बहुत ज़्यादा हो जाएगा याद करने का। तो मेरा फोकस यही रह रहा है कि जितने क्वेश्चन हो सकते हैं कि फंडामेंटल से कम टाइम में हो जाएं, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं उतना सही है। बाकी जहाँ पे ऐसा पॉसिबल है कि भाई शॉर्टकट मेथड बहुत ही अच्छा है, वहाँ तो मैं बता ही रहा हूँ, या फिर ऐसा है कि भाई फंडामेंटल से बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है तो भी बता रहा हूँ, राइट। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि हर क्वेश्चन के पीछे ट्रिक है ना, उसकी कंडीशन दुनिया भर का सब याद करके बैठो। फंडामेंटल्स जितने स्ट्रांग होंगे तो जितना टफ पेपर आता जाएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा, जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे। बट जो ट्रिक्स के भरोसे जाएगा वो इजी पेपर में तो कर देगा। देखिए आप फंडामेंटल आपके स्ट्रांग होंगे, पेपर इजी है, टफ है, मीडियम है, सब में आप कर पाओगे, राइट। क्योंकि आपको 200 में 200 स्कोर तो करने नहीं है। अभी कोई बोलेगा हो सकता है ट्रिक्स से थोड़ा जल्दी, हाँ हो सकता है जल्दी हो जाए, बट सारे क्वेश्चन ट्रिक से हो जाएंगे वैसा तो पॉसिबल है नहीं। 30-40% होंगे, 30-40% गलत भी कर दोगे, कुछ छूट भी जाएंगे, सब ट्रिक के भरोसे जाओगे तो, राइट। और आपको 200 में 200 टारगेट नहीं करना है ना, 130-140 टारगेट करो। कितना भी वर्स्ट केस हो जाए, कितना भी कैसा पेपर आ जाए, 100 तो आ ही जाएंगे, 66 ही लाने होते हैं, राइट। बट आप अगर ट्रिक के भरोसे जाओगे तो ठीक है, आपको हो सकता है 200 में 200 भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, मतलब बड़ी बात है, बट ठीक है 200 में 200 आ सकते हैं। बट ऐसा भी हो सकता है आपके 40 नंबर भी ना आए, राइट। और ऐसा नहीं कि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है, हुआ भी है लोगों के साथ, राइट। तो फंडामेंटल्स जितने आप स्ट्रांग रखोगे उतना फ़ायदा होगा टफ पेपर आने में। और टफ पेपर आने लगा है तो हमको उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। इजी आ गया तो फिर कुछ भी है, फंडामेंटल से ट्रिक से सब कुछ लगाओ। आपको कौन सा पेपर 15 मिनट में करके आना है, 2 घंटे तो है ना आपके पास, राइट। तो उस हिसाब से चलिए। तो जहाँ पे मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट मेथड, उतने भी आप शॉर्टकट याद रखेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। बाकी जगह हम बेसिक, क्योंकि बेसिक में क्या होता है याद भी नहीं करना पड़ता आपको कुछ भी, तो एग्जाम के पहले आपको अननेसेसरी प्रेशर नहीं होगा कि ये भी याद करना है वो भी याद करना है। और आपके सारे क्वेश्चन इस टाइप के आप अगर अपने फंडामेंटल समझ लिए तो कोई भी बुक उठाओगे, कोई भी टेस्ट सीरीज उठाओ, कुछ भी उठाओगे, हर जगह से सॉल्व होगा, क्योंकि फंडामेंटल्स कभी चेंज नहीं होंगे, राइट। ट्रिक्स कहीं अप्लाई होंगे, कहीं अप्लाई नहीं होंगे, फंडामेंटल्स चेंज नहीं होंगे। तो जहाँ पे शॉर्टकट मेथड इफेक्टिव है, इफेक्टिव 2 केस मैंने बता दिए कहाँ कहाँ है, कि या तो फंडामेंटल से सच में कुछ खास याद नहीं, मतलब फंडामेंटल से क्या हो रहा है कि थोड़ा लंबा हो रहा है तो ठीक है हमें देखना ही है कुछ उसका शॉर्टकट मेथड, या फंडामेंटल से छोटा ही हो रहा है बट जो शॉर्टकट मेथड है उससे काफ़ी छोटा हो रहा है और शॉर्टकट में भी कुछ खास याद नहीं करना है और एम्बिग्यूटी नहीं है, हर केस में अप्लाई हो रहा है, तो वहाँ तो बता ही रहा हूँ। उससे ज़्यादा आपको शॉर्टकट जानने की जरूरत नहीं जितना मैं बता रहा हूँ, राइट। फंडामेंटल पूरा फोकस करिए, समझने पर ट्राई करिए, हर एक क्वेश्चन लगने लगेगा। याद करने जाओगे तो आपको क्वेश्चन स्पेसिफिक फिर सब याद करना पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो अब ये जो मैंने मेथड बताया, अब इसमें मतलब डाउट का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना भाई, काउंट तो कर लोगे, 1 से 9 तक 1 डिजिट वाले 9 नंबर्स हो गए, है ना, 10 से 100 तक इतने हो गए। तो ऐसे ही करते हैं। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी एकदम अगर हम बेसिक से करें तो इसमें क्या दिया हुआ है, 136 इज एडेड टू 5b7 and the sum obtained is 7a3 where a and b are integers, it is given that 7a3 is exactly divisible by 3। ठीक है, तो 136 को ऐड किया गया है 5b7 से, तो सम जो आता है वो क्या आता है 7a3 आता है। देन दूसरा क्या दिया हुआ है कि 7a3 इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। तो पहले इसका देख लेते हैं इसका क्या मतलब होता है। अब एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 यानी 3 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है कि सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। ये तो आपके नस में अब तक बैठ गया होगा, तो ठीक है 10 प्लस a आ गया। तो अभी ये बताइए कि a की रेंज क्या होगी 0 to 9। a एक डिजिट है तो डिजिट क्या होती है 0 to 9, तो 10 प्लस a की क्या रेंज हो जाएगी 10 to 19। 10 इज करस्पॉन्डिंग टू a इक्वल टू 0, 19 इज करस्पॉन्डिंग टू a इक्वल टू 9। ठीक है 10 to 19 है और हमें क्या चाहिए, कैसा 10 प्लस a कैसा चाहिए जो कि 3 का मल्टीपल हो। तो 10 to 19 3 के मल्टीपल कितने हैं 12, 15 एंड 18। अब अगर 10 प्लस a जो है 12 है
तो a कितना होगा 2, अगर 10 प्लस a जो है 15 है तो a कितना होगा 5, एंड 10 प्लस a जो है 18 है तो a कितना होगा 8, राइट। तो ये हमने 3 पॉसिबल वैल्यूज लिख दी a की। अब तक जो हमें पता है कि 7a3 जो है वो 3 का मल्टीपल है, इतनी इन्फॉर्मेशन से हमने ये 3 केस यूज़ कर लिए कि a की सिर्फ यही 3 वैल्यूज हो सकती हैं, 2, 5, 8। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें a में कंडीशन पता चल गई कुछ, है ना। जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो b में पूछ रहा है कि b के कुछ पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है, और हमें जो रिलेशन दिया हुआ है वो क्या है, वो a एंड b को रिलेट करता है, राइट। ये 5b7 है, 5b7, तो वो a एंड b को रिलेट करता है। तो हमें जिस फॉर्म में अभी दिया हुआ है तो a और b में डायरेक्टली हमको रिलेशन नहीं लगा पाएंगे, है ना, ऐसा सिंपली नहीं लगा पाएंगे, हमें इसमें ज़्यादा मेंटल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मेंटल कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करने से अच्छा हम एक बार इसको फिल्टर आउट करते हैं, किसी भी तरीके से फिल्टर आउट कर लेते हैं a और b को, कि सिंपली a और b इक्वेशन में हो, प्लस समथिंग माइनस समथिंग हो, बट ऐसे नहीं कि नंबर के बीच में ऐसे बैठे हैं, है ना, ऐसे ना हो, इनको बाहर आ जाए कैसे भी करके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको बहुत बेसिक सी बात जो बताई थी प्लेस वैल्यू वाली, वो याद होगी, राइट। कि हम जैसे 246 को लिख रहे हैं तो 2 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1, राइट। ये एग्जाम्पल ही मैंने अब तक 8-10 बार ले लिया होगा, 246 236 मिला के 10 बार तो अब तक इसी एग्जाम्पल से बताया होगा। तो ये आपको याद होगा, मतलब इसमें अब तक हमने कुछ नया नहीं यूज़ करा जो आपको ना पता हो, कोई ट्रिक, कोई फॉर्मूला, कुछ भी नहीं। 3 का मल्टीपल वाला रूल आपको याद था, राइट, कि 3 जो सम ऑफ द डिजिट्स है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ये भी आपको पता है कि प्लेस वैल्यू के टर्म में ऐसे लिखते हैं, राइट। तो हम इस इक्वेशन को प्लेस वैल्यू के टर्म में लिख देते हैं। अब देखिए 136 को भी लिख सकते हैं, बट हमें एक्चुअली क्या है 5b7 और 7a3 इनमें से a और b को फिल्टर आउट करना है। 136 विल ऑलवेज इवन 136 है ना, इसमें तो कुछ होने का है नहीं, इसमें तो कोई a एंड b का टर्म है नहीं जिसको बाहर निकालना है। तो सिंपली बाद में हमें ऐड ही करना है, तो एक बार मतलब करेंगे बाद में अंडू करेंगे उसको, तो कोई फायदा नहीं है। तो 136 को ऐसे रहने देते हैं, लिखने का आप लिख भी लो, एक्स्ट्रा मेहनत होगी और कुछ नहीं है, मतलब कोई नुकसान नहीं होगा, बस मतलब कोई गलत नहीं होगा, बट एक्स्ट्रा मेहनत होगी। तो एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करना है एग्जाम में। तो 5 इंटू 100 प्लस b इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1 दैट इज 7। सिंपली इधर 7 इंटू 100 प्लस a इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। अब एक काम करिए, जो इधर नंबर था उनको ऐड कर लीजिए, 136 प्लस 500 प्लस 7 इंटू 1, 136 प्लस 500 प्लस 7 कितना हुआ 643 प्लस 10 टाइम्स b। सिंपली इधर करिए, 700 प्लस 3 कितना हुआ 703 प्लस 10a। अभी 643 को इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा 10b इक्वल्स टू 703 माइनस 643 प्लस 10a। तो ये अगर करेंगे 703 माइनस 643 तो अपना आ जाएगा 60। 10b इक्वल टू 60 प्लस 10a, 10 कॉमन ले लेते हैं दोनों साइड से, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस a, तो कैंसिल आउट कर देते हैं, तो b कितना हो जाएगा 6 प्लस a, राइट। तो हमें ये रिलेशन मिल गया कि b इक्वल्स टू 6 प्लस a। अब हमें a की वैल्यूज पता थी कुछ, देख लेते हैं 258, ठीक है। तो अब a को 2 पुट करेंगे, तो a को 2 पुट करेंगे तो b कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 दैट इज 8, है ना। a जब 2 था तो b आया अपना 8। देन जब हम a को 5 पुट करेंगे, a को 5 पुट करते हैं तो b कितना आएगा 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11। देन हम a को 8 पुट करते हैं तो b कितना आएगा 8 प्लस 6 दैट इज 14। अब बताइए b था क्या, b एक डिजिट है, राइट। b यहाँ पे क्या है 10th डिजिट है, दैट इज एक डिजिट है। अब डिजिट्स क्या होती हैं, बहुत बार डिस्कस करा भाई, 0 to 9 ये सारी डिजिट्स होती हैं, इन्हीं से मिलकर सारे नंबर बनते हैं। तो b को 0 to 9 होना चाहिए था। तो क्या 11 और 14 एक्सेप्टेबल वैल्यू हैं, नहीं, क्योंकि 11 एंड 14 डिजिट्स नहीं है। 11 एंड 14 2 डिजिट नंबर हैं। डिजिट्स कौन सी होती है, सिंगल डिजिट नंबर, दैट इज 0 to 9, है ना। आपको ये पता तो है ही है कि 0 to 9 ही डिजिट्स होती हैं, इन्हीं से मिलके सारे नंबर इन्हीं से मिलके बनते हैं, दैट इज सारे रियल नंबर इन्हीं से मिलके बनते हैं, राइट। तो अब 6 प्लस a से हमने देखा तो 8, 11 एंड 14 आ रहा था अभी, तो 11 और 14 तो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि वो तो डिजिट है ही नहीं, है ना, वो तो 2 डिजिट का नंबर है। तो 8 बचता है एक केस कि b जो है अगर a 2 होगा और b 8 होगा तो बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये इसमें सारी कंडीशन जो थी सेटिस्फाई हो रहा है और a और b डिजिट भी हैं। तो 8 कोई ऑप्शन दिया है, हाँ 8 है इधर d पार्ट।
पूछा था ओनली पॉसिबल वैल्यू। देखो क्वेश्चन में भी हिंट कर रहा था कि एक ही पॉसिबल वैल्यू आएगी, ऐसा नहीं होगा कि ज़्यादा आ जाएंगी तो आपको इसमें से टिक करना होगा, है ना। ऐसा भी हो सकता, 3 वैल्यूज़ थी तो ये क्या करता कि एक ही वैल्यू क्वेश्चन में देता, तब भी हम तो टिक तो करते ही। तब बट तब ये ना बोलता कि ओनली पॉसिबल वैल्यू, तब बोलता वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी आर, राइट। अगर मान लो यहाँ पे क्या आया था 8, 11, 14 की जगह ऐसे आता 8, 7, 9 ऐसे 3 वैल्यूज आ जाती और 8 का ही ऑप्शन देता, 7, 9 का ना देता, तो ये बोलता कि ओनली पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी इज, राइट। वैसे यहाँ 7 भी दिया हुआ है बट मान लो 7 भी ऑप्शन ना होता, उन 3 वैल्यूज में से कोई भी एक ऑप्शन होता, राइट। तो क्वेश्चन में यहाँ होता ओनली पॉसिबल वैल्यू नहीं होता, ये होता वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज, बट इसने बोला ओनली पॉसिबल वैल्यूज, तो यहाँ से भी आपको हिंट लग रहा है कि पॉसिबल वैल्यू एक ही आनी चाहिए और हमारी एक ही आई है। पर इतना मैच हो गया तो एग्जाम में मतलब आप रिजल्ट से पहले ही जान जाओगे कि हाँ ठीक है ये क्वेश्चन तो सही है, राइट। तो फंडामेंटल से करने का ये थोड़ा फायदा होता है। तो 8 उसमें राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमें कभी भी जीरो फाइंड करना है एंड में, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि हम 2 के फैक्टर, देखिए 2 and 5 = 10 होता है हमेशा, है ना। ये तो ऐसा है नहीं कि भाई केस डिपेंडेंट है, ये कोई ट्रिक तो है नहीं, है ना। ये बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथ्स है। तो 2 और 5 हमेशा 10 होगा, ये कभी चेंज नहीं होने वाला है, राइट। तो 2 और 5 10 होता है। तो हमें क्या करना होता है कि 2 के फैक्टर्स ले लें। मान लो ऐसा हो जाए कि 2 की पावर 4 है और 5 की पावर 4 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 5 की पावर 4 दैट इज 10 to the power 4, राइट। अगर मान लो बेस अपना डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर दोनों पे वही कॉमन पावर लगा देते हैं, है ना। ये हमने डिस्कस किया था। और अगर ऐसा हो कि भाई बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो क्या होता है, ऐड हो जाता है, मल्टीप्लाई हो रहे हो दो नंबर्स। जैसे मान लो 2 to the power 4 और 2 to the power 2 है, तो बेस सेम है तो बेस तो सेम रहेगा और पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, 2 to the power 6 हो जाएगा। ये सब डिस्कस कर चुके हैं डिवीजन में भी, है ना, राइट। तो अब मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस डिफरेंट है एंड पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो, पावर दोनों पे जो कॉमन आ रहा है उसका मल्टीप्लिकेशन उस पर लगा दो, 10 to the power 4 हो गया सिंपली। तो हमें अगर ऐसे दिया आ जाए, मान लो 2 to the power 4 5 to the power 6, तो क्या करेंगे इसको 2 to the power 4 5 to the power 4 into 5 to the power 2। ठीक है, 5 to the power 6 को 5 to the power 4 into 5 to the power 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 to the power 4 into 5 to the power 2 जब करेंगे, इसको एक टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो 5 to the power 6 ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर ऐड होंगी। तो 5 to the power 2 into 5 to the power 4 का मतलब होगा 5 to the power 4 plus 2, है ना। इसका क्या मतलब होगा 5 to the power 4 plus 2 दैट इज 5 to the power 6, और वही लिखा है यहाँ पे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, राइट। ये सेम चीज़ है। तो हमने 2 to the power क्या करा, इसको लिख देते हैं 2 to the power 4 into 5 to the power 6 दिया हुआ था, तो हमने क्या करा, इसको अलग कर लिया, 2 to the power 4 कर दिया, 5 to the power 4 कर दिया, 5 to the power 2 अलग कर दिया। अब देखिए यहाँ पे फिर वही बन गया कि पावर सेम है और उनके बेस डिफरेंट है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो सीधा इंटू 5 स्क्वायर, है ना, 10 to the power 4, तो यानी कि 10 की 4 पावर होंगी। और अगर हमें एंड में 0 निकालना हो तो मतलब ये निकालना है कि 10 की पावर कितनी है ना। ये भी आप देख लो, जैसे मान लो 1000 है तो एंड में कितने 3 जीरोज हैं, तो 10 to the power 3 है ना। अगर 1200 है तो एंड में कितने जीरो, 2, तो यानी कि 12 × 10 to the power 2 है इसमें। अगर ऐसा हो जाए कि, है ना, कितने 4 जीरोज हैं, तो यानी इसका मतलब क्या है 3 × 10 to the power 13 × 10 to the power 4। ऐसा हो जाए इसका क्या मतलब होगा 12 × 10 to the power 1, 1 जीरो। तो लास्ट में कितने जीरो होंगे, इसका मतलब है कि 10 to the कितनी पावर्स मल्टीप्लाइड हैं उस नंबर में, और हमें 10 to the power निकालनी है। अब 10 to the power निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि 2 and 5 के हम निकाल लें कि 2 and 5 की कितनी पावर्स आ रही हैं, तो उनमें से जो मिनिमम वाला होगा उतनी 10 की पावर्स हो जाएंगी। मिनिमम वाला क्यों, यहाँ पे देख लो आप, 2 की पावर 4 थी, 5 की पावर 6 है, तो कौन सा 10 की पावर कितनी आई 4, है ना। यहाँ से दिख भी रहा है। या दूसरे तरीके से भी देख लो कि हमें एग्जैक्टली वो चाहिए ना जो जितनी पावर दोनों में अवेलेबल हो। तो अब भाई 2 के पास 1 पावर है, हाँ 1 भी है, 2 पावर है, 3 है, 4 है, बट 5 नहीं है, 6 नहीं है, उससे ज़्यादा नहीं है। 5 के पास क्या 1 2 है ना, 0 1 2 3 4, 5 की पावर 5 भी है, 5 की पावर 6 भी है, बट 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6 अवेलेबल नहीं है, राइट। तो हमें कॉमन लेना है जितना दोनों में अवेलेबल हो, तो दोनों में अवेलेबल होगा तो मिनिमम वाला ही हो जाएगा, राइट। तो जैसे भी आपने समझ लिया कि
2 और 5 की पावर्स निकालेंगे, उनमें से जो मिनिमम वाला होगा दैट इज जितनी पावर्स दोनों 2 और 5 दोनों में कॉमन होंगी उतनी पावर्स 10 की आ जाएंगी, एंड दैट विल बी द सेम एज नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक बार देखते हैं। सबसे पहले तो सारे जो नंबर्स हैं, ये थोड़ा बड़ा ही नंबर दिया हुआ है, वैसे इतना बड़ा यूजुअली नहीं आता था, बट ठीक है, इनको हम पहले एक्सप्रेस करते हैं प्राइम के टर्म्स में, या एटलीस्ट 2 और 5 के टर्म्स में तो कर ही देते हैं। बाकी कुछ भी है तो उसको सीधा लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। 3 का कोई मल्टीपल है या ऐसा कोई मल्टीपल तो लिख दो, बट 2 और 5 का कुछ आ रहा है तो हाँ उसको अलग से लिखना है, क्योंकि हमें 2 और 5 के पावर से मतलब है। भाई 2 और 5 के पहले अगर 2, 8, 9 मल्टीप्लाइड हमें क्या फ़र्क पड़ता है, अगर 3 इंटू 9 इंटू 27 इंटू है ना 31 इंटू 17 इंटू 19 मल्टीप्लाइड हमें क्या फ़र्क पड़ता है ना 2, 8, 9, 9, 8 है ना 2, 1 ये मल्टीप्लाई क्या फ़र्क पड़ता है हमें बस ये देखना है कि 2 और 5 के फैक्टर्स लेने हैं। जीरोस तो जितने आएंगे वो तो 10 से ही आएंगे, है ना, जीरो उसके पहले वाले किसी नंबर से तो आएंगे नहीं। तो आपको और क्या मल्टीप्लाइड है नंबर में उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बस आप 2 पे फोकस करो एंड 5 पे कि 2 और 5 के कितने फैक्टर्स हैं। तो लिखते हैं, यहाँ पे क्या हुआ 2 इंटू 5, यहाँ पे क्या हुआ 5, यहाँ पे 3 इंटू 5, यहाँ पे क्या हुआ 2 स्क्वायर इंटू 5, यहाँ पे क्या हुआ 5 स्क्वायर, यहाँ पे क्या हुआ 2 इंटू 5 इंटू 3, राइट। यहाँ पे क्या हुआ 7 इंटू 5, यहाँ पे क्या हुआ 40 है तो 40 का हुआ 8 इंटू 5 दैट इज 2 क्यूब इंटू 5। यहाँ पे क्या हुआ 45 है तो क्या होगा 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 को 3 स्क्वायर इंटू 5 लिख सकते हैं, बट हमें 3 वाले बोला ना 3, 7 और 11, 13, 17 किसी फोकस नहीं करना है, हमें बस 2 और 5 पे फोकस करना है कि 2 और 5 को हम फिल्टर करके लिखें, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हम सिर्फ वही लेंगे 2 और 5 वाला, बाकी छोड़ देंगे। बाकी आगे कुछ भी मल्टीप्लाइड हो बताया मैंने, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें एंड के जीरो देख रहे हैं तो 2 और 5 का लेना है सिंपली। 50 को क्या होता है 25 इंटू 2 हो गया, दैट इज 2 इंटू 5 स्क्वायर। 55 क्या हो गया अपना 11 इंटू 5, एंड 60 क्या हो गया देखेंगे तो 4 इंटू 15, तो 4 से 2 स्क्वायर आएगा, 15 से आएगा 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, राइट। हमने सारे लिख दिए, आप एक बार वेरीफाई भी कर लो कि सब कुछ सही लिखा है, मतलब बेसिकली 2 और 5 की पावर वेरीफाई करना है कि सही लिखा कि नहीं। तो देखिए 5 का सही है, 10 जो है 2 इंटू 5 सही है, 15 3 इंटू 5 सही है, 22 2 स्क्वायर इंटू 5 सही है, 25 5 स्क्वायर सही है ना, 30 का 2 इंटू 5 दैट इज़ 10 इंटू 3 सही है, 35 है ना, सिंपली आप सारे देख लो, ठीक है। अब पहले 2 की पावर देखते हैं कि 2 की पावर कितनी आई हैं। तो एक मिनट, 2 के पावर्स देखते हैं। 1 यहाँ पे 2 पावर्स हैं, राइट, 2 स्क्वायर है, 3 4 4 प्लस 3 कितना हुआ 7, 8 प्लस 2 दैट इज 10, तो 2 टू द पावर 10 आई। अब 5 की पावर देखते हैं कितनी है। 5 की पावर्स हैं अपनी 1 2 3 4 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8 9 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 1 13 प्लस 1 14, है ना, 14 15 जो भी हो। 10 से देखिए आपका यहीं पे 10 पूरा हो गया था, उसके बाद आप काउंट करो ना करो फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई 2 की पावर तो 10 ही है ना, तो जो इनमें से मिनिमम पावर होगी उतना ही 10 बन पाएगा, मतलब उतनी ही पावर 10 की आएंगी, राइट। 5 कितनी भी एक्स्ट्रा मल्टीप्लाइड हो, 2 कितना भी एक्स्ट्रा मल्टीप्लाइड हो, फर्क नहीं पड़ता। तो मिनिमम पावर अपनी कौन सी आ रही है, 2 आ रही है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में जैसे आपका बहुत टाइम है तो एक बार और आप 2 की पावर वेरीफाई कर लो, क्योंकि 2 की पावर चेंज होगी तो आंसर चेंज हो जाएगा। 5 की पावर थोड़ा बहुत, अगर 5 की पावर क्या 13 आती तो भी सेम आंसर आता, 15 तो भी सेम आंसर आता, 16 में सेम आंसर आता, 12 में सेम आंसर आता, सब में सेम आंसर आता, राइट। आपने काउंट तो फर्स्ट टाइम में सही करा होगा, 99% चांसेस हैं सही करा होगा, बट फिर भी अगर बहुत टाइम है तो थोड़ा सा एक बार 2 की पावर यहाँ पे वेरीफाई करना मतलब जस्टिफाइड है, आपका टाइम का वेस्टेज नहीं होगा। तो 2 की पावर अगर हम फिर से वेरीफाई करना चाहें, ये उस केस में है कि मान लो आपको बहुत टाइम है और आपको थोड़ा सा डाउट है कि यार हो सकता है गलत ना कर दी हो, क्योंकि 2 की पावर एक भी ऊपर नीचे हुआ तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो 2 की पावर यहाँ 1 3 4 4 प्लस 3 7 8 प्लस 2 10, ठीक है। 2 की पावर 10 ही थी, 5 की पावर है 14,
तो आप ये बताइए कि अब 10 की पावर कितनी आएगी। 2 की पावर 10 इंटू 5 टू द पावर 14 है ना। 5 की 14 हो 15 भी हो, मान लो जल्दी में गिना मैंने, 15 भी हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, आपको दिख गया ना। 13 14 15 यहाँ तक 11 भी हो, 10 भी हो तब भी सेम आंसर आएगा, राइट। तो आप 5 की पावर को तो टेंशन लेने का नहीं है, गिना तो होगा ही सही। बहुत ज़्यादा तो एक पावर का वेरिएशन होगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो उसको दोबारा एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, ये सब यहाँ पर तो सही गिना होगा, बट एग्जाम के लिए बता रहा हूँ कि एग्जाम के लिए भी गिनने की उतनी ज़रूरत नहीं है, उसको उसमें टाइम वेस्ट नहीं करने का। तो 2 टू द पावर 10 इंटू 5 टू द पावर 10 इंटू 5 टू द पावर 4 है ना। 5 टू द पावर 10 प्लस 5 इंटू 5 टू द पावर 4 क्या हो गया, 5 टू द पावर 10 प्लस 4 दैट इज 14। तो उसी को मैंने ब्रेक करके अलग अलग लिख दिया। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 टू द पावर 10 इंटू 5 टू द पावर 4। अब 5 टू द पावर 4 लिखने की जरूरत ही नहीं है हमें, हमने बहुत कुछ छोड़ा है ना, यहाँ पे 3 के पावर छोड़ दी है, 7 छोड़ दिया है, ये सब हमने देखा ही नहीं। 9 इधर 11, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमें 2 5 लेना था। तो एक्स्ट्रा जो 5 की पावर है उससे भी हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता खास, हमें बस ये वाला देखना है। 2 टू द पावर मतलब लिख भी लोगे तो अब क्या फ़र्क पड़ता है, 10 टू द पावर 10 टू 5 टू द पावर 4 लिख लो। अब चाहे 5 टू द पावर 4 ना लिखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि और 2 नहीं है ना इसको 10 बनाने के लिए, तो 5 ही रहेगा, हमें तो बताना था 10। तो 10 टू द पावर कितनी आ गई, 10। तो इसमें पूछा था कि एंड में कितने जीरोज होंगे, तो वो कितने होंगे, 10 होंगे, राइट। तो अभी आप मोर और लेस ये वाला पार्ट अच्छे समझ गए होंगे। तो ये बेसिक मेथड है एकदम, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, एकदम फंडामेंटल जो हमने डिस्कस करे थे स्टार्ट में उन्हीं का यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है, और इसमें कभी आपका कुछ गलत नहीं होगा। और इस तरह के आप बहुत से क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ इसी मेथड के लिए नहीं है। एक काम हम और कर सकते थे कि मान लो जैसे यहाँ पे 10 है, इसको ले लेते पहले ही, मतलब इसका जहाँ जहाँ जीरो दिख रहा है ना उसको पहले ही फिल्टर आउट कर लो, तो भी मतलब मोर और लेस सेम काम होता, थोड़ा सा आसान हो जाता। तो पहले फिल्टर आउट कर लेते हैं अगर जीरोस, तो एक यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, तो 6 जीरो दैट इज 10 टू द पावर 6 तो हमारे पास पहले से ही है, राइट। 6 जीरो पहले से ही दिख रहे हैं, तो 10 टू द पावर 6 तो पहले से ही है। तो उसके बाद और कितने 10 की पावर्स आएंगी, दैट इज और कितने 5 और 2 के कॉम्बिनेशन आएंगे वो निकालना है। बट अब वो निकालने के पहले हमें ये लिखना पड़ेगा कि भाई हमने 10 फिल्टर आउट तो कर लिया, तो नंबर बचा क्या, 1 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 15 इंटू 2 इंटू 25 इंटू 3 इंटू 35 इंटू 4 इंटू 45 इंटू 5 इंटू 55 इंटू 6, ये नंबर फाइनली अपने पास बचा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अब इसमें 2 की पावर्स काउंट कर लो, है ना। तो 5 की जैसे अभी तक किया था सिंपली वैसे ही कर लो, है ना। अभी मैं यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ, आप जैसे मैंने किया था सिंपली वैसे लिखो कि 5 की पावर कितनी, 1, यहाँ पे 3 इंटू 5। अब चाहे तो आप 3 लिखो ही मत, फ़र्क नहीं पड़ता, 5 और 2 का सिर्फ लिखते जाओ। 2 की पावर कितनी, 1, 5 की पावर कितनी, 2, है ना। 3 की पावर छोड़ो, है ना। इधर कितना है, 5 की पावर कितनी है, 1, इधर 2 स्क्वायर है, इधर 5 की पावर 1 है, सिर्फ 2 और 5 लिखो और कुछ लिखो ही मत। 5 की पावर 1 है, इधर 5 की पावर 1 है, इधर 2 की पावर 1 है, राइट। अभी आप मतलब कर ही दिया मोस्ट प्रोबेबली मैंने, तो थोड़ा और देख ही लेते हैं। 2 की 1 पावर हो गई प्लस 2, 3 पावर्स हो गई, प्लस 1, 4 पावर्स हो गई, 2 टू द पावर 4 आ गया। अब आपको अब तक आंसर दिख गया होगा कि भाई 10 टू द पावर 6 पहले था, 2 टू द पावर 4 आया। 5 की पावर तो वैसे ही इधर बिखरी पड़ी है, मतलब बहुत सारी दिख रही हैं, 1 2 है ना, 4 यहीं पूरी हो गई, 2 प्लस 2 4 पावर यहीं हो गई, 5 है ना, 6 7 8, 5 टू द पावर कितना है, 8। तो यानी कि 4 2 से कितनी ज़्यादा आई, 4 पावर ज़्यादा आई। वहाँ भी आप याद करो तो कितना आया था, 10 2 टू द पावर 10, ये आया था ना 2 टू द पावर 10 इंटू 5 टू द पावर 14। यहाँ भी सेम ही आया है, क्योंकि 6 वाला तो हमने निकाल लिया पहले ही, तो 2 की पावर्स भी 6 से कम हो गई तो 4 बची, 5 की पावर्स भी 6 से कम हो गई तो 8 बची। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले फिल्टर आउट कर लो फिर प्रॉपर लिख के, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया था, है ना, यहाँ से स्टार्ट किया है। अब आपको दिख रहा था कि अब ये क्वेश्चन लंबा है तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था, ये पूरा एक लाइन में आ जाता तो ऐसे प्रॉपरली लिख पाते, राइट। एग्जाम के लिए आप वैसे रखना कि यहाँ से स्टार्ट करो तो ये पूरा इस लाइन में ऐसे कवर कर लिया, देन उसके नीचे सबके फैक्टर्स ऐसे लिख लिए और एकदम क्लियरली आपको लिखते ही दिख जाएगा। और लिख मैं सब मिला के आपको 60 सेकंड से अंदर में ये क्वेश्चन हो जाएगा, और ये ठीक ठाक क्वेश्चन में आता है। तो अगर ठीक ठाक क्वेश्चन भी 60 सेकंड में हो रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेन बात ये है कि इनसे कभी गलत नहीं होता है, राइट। इस मेथड से आप करोगे, और बहुत से तरीके हैं इसको भी करने के, है ना। वो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर लेके करते हैं, या कुछ और भी ट्रिक्स हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला PQR के टर्म में रखते हैं कि इतने नंबर, बट ज़रूरत नहीं है कुछ इसकी,
है ना। एकदम सिंपल स्ट्रेट रखो, ज़्यादा याद ना करना पड़े, बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, पेपर देखते मतलब करने लगो, वैसे टाइप का मेथड रखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। 10 अपना आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट P, Q, R and S be the natural numbers such that P minus 2016 equals to Q plus 2017 plus R minus 2018 plus equal to S plus 2019. Which one of the following is the largest possible natural number? तो ये वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। P minus 2016 इक्वल टू, तो हम क्या करते हैं, यहीं पे लिखा हुआ है ना, तो हम इसको पूरे को K मान लेते हैं, राइट। P minus 2016 इक्वल टू Q प्लस 2017 इक्वल टू R माइनस 2018 इक्वल टू S प्लस 2019। हम इस पूरे को हमने क्या मान लिया, K मान लिया। तो अब ये अपना P माइनस 2016 ये भी K हो जाएगा, Q प्लस 2017 ये भी K हो जाएगा, R माइनस 2018 ये भी K हो जाएगा, एंड S प्लस 2019 ये भी K हो जाएगा। अब अगर हम जो नंबर है उनको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या P क्या आएगा, यानी P की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा, K प्लस 2016। सिमिलरली 2017 को राइट साइड ले जाएंगे तो क्या Q क्या हो जाएगा, K माइनस 2017। सिमिलरली अगर हम 2018 को राइट साइड ले जाएंगे तो R क्या हो जाएगा, K प्लस 2018। और यहाँ पे S क्या हो जाएगा, अगर हम 2019 को राइट साइड ले जाते हैं, है ना, ये प्लस था यहाँ पे, तो K माइनस 2019। पूछा है लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो अब बताइए लार्जेस्ट कौन सा होगा इसमें से। K प्लस, देखो पहला है K प्लस 2016, दूसरा है K माइनस, तो K माइनस समथिंग होगा तो कोई मतलब ही नहीं, तो हटाओ, है ना, क्योंकि K से तो बहुत ज़्यादा ऊपर है पहला ही नंबर। तो अब जो K से ही कम है तो उसको तो हटा ही दो, तो माइनस वाले केस तो वैसे ही कट गए, वो तो K से ही कम है। बाकी A और C दैट इज P और R वाले केस जो हैं K से बड़े हैं, Q और S तो K से कम ही है, तो उनको तो पहले हटा दिया। अब P और R में से देख लेते हैं, तो K प्लस 2016 दैट इज K प्लस 2016 एंड K प्लस 2018, तो कौन सा बड़ा है इसमें, तो क्या ये है ना, K प्लस 2018। तो R अपना मैक्सिमम होगा इनमें से C। ये काफ़ी इजी था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 1.272727 इज इक्वल टू। अब देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था रिकरिंग का, कौन सा, जैसे 100/6 है ना, कुछ 1000/60 था, तो क्या था 16.66666। बट अब ऐसे चाहो तो ऐसे छोड़ दो, या दूसरा तरीका मैंने जैसे लिखा था 16.667 कर दो, 16.67 कर दो, है ना, 16.66667, कहाँ तक भी ले जाके वहाँ पे एक लगा सकते हैं, राइट। तो ये तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। बाकी जैसे यहाँ पे 2 डिजिट्स देखिए, 2 डिजिट्स रिकर कर रही हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक और जो तरीका होता है वो क्या होता है, 1.27 को रिप्रेजेंट करने का बता रहा हूँ, 1.2727272727, राइट। चाहो तो आप यहाँ भी राउंड ऑफ करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, अगर राउंड ऑफ नहीं करना चाह रहे हो तो भी एक तरीका क्या होता है, 1.27 बार। तो इसका मतलब क्या है कि 1.27 लिखना है, उसके बाद 27272727 लिखते जाना है, दैट इज 1.27 आएगा एक बार, फिर 27 आएगा, फिर 27 आएगा, फिर 27 आएगा, ऐसे 27 आता जाएगा। मान लो अगर ऐसा होता 1.3418, है ना, इस पे बार होता तो क्या आता 1.3418 3418 3418, कितनी बार आएगा, इनफाइनाइट टाइम्स आएगा, राइट। अब इनफाइनाइट टाइम्स नहीं लिख सकते तो क्या करते हैं, बार वाले रिप्रेजेंटेशन से लिखते हैं। तो ये आपको एक पता चल गया कि बार वाला रिप्रेजेंटेशन, दूसरा आपको ये पता चल गया कि ऐसे इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली डॉट डॉट करके छोड़ दो। तीसरा आपको ये पता चल गया कि भाई राउंड ऑफ भी करा जा सकता है। और आप बताइए ये कौन सा, ये रेशनल नंबर होगा कि इरेशनल होगा, है, ये होगा रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि इरेशनल के लिए क्या होना चाहिए था, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग चाहिए था, तो ठीक है, टर्मिनेटिंग तो नहीं है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, बट रिकरिंग है ना, दिया भी हुआ रिकरिंग, और रिकर कर भी तो रहा है, 27272727 बार बार आ रहा है, राइट। तो ये अपना एक क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ये वैसे भी आप देख सकते हो भाई ऑप्शन में सारे है ना, समथिंग डिवाइड बाय समथिंग दिया हुआ है, तो समथिंग दैट इज P डिवाइड बाई Q है एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। जो भी नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो सारे के सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं। तो वैसे भी दिख रहा है कि हाँ रेशनल नंबर है। अब हमें इसको क्या कन्वर्ट करना डेसिमल में,
सीधा सा तरीका है, हम मानते हैं इसको, मान लेते हैं कि नंबर को चलिए x मान लेते हैं, ठीक है। 1.27 27 27 27 27 27 अप टू इन्फिनिटी। ये कितनी बार आएगा? इनफाइनाइट टाइम्स आएगा। हम क्या करते हैं, इसको दोनों साइड को 100 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब देखिए 100 से मल्टीप्लाई क्यों करा, उसका भी एक रीज़न है। देखिए पहले कर लेते हैं, देखते हैं आता क्या है। 100x इक्वल्स टू, देखिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल क्या होगा, दो प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा राइट को। जैसे हम ऐसे करते हैं ना, 12.70 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1270, दैट इज 1270 मीन्स व्हाट, 1270.0। या 1.270 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 01 इतना ले लेते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 127.01, राइट। अगर इसको 10 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, 127.0.1। यानी कि हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, एक साइड एक प्लेस शिफ्ट हुआ राइट को, 100 से मल्टीप्लाई किया दो प्लेस शिफ्ट हो गया जी डेसिमल, राइट। तो ये आपको पता ही होगा, या सिंपली मल्टीप्लाई भी करके देखोगे तो ये आ जाएगा। तो ठीक है, हमें यहाँ पे क्या है कि हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 2 पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा 0, तो 127.27.27.27.27 अप टू इन्फिनिटी। अब ये बताइए कि यहाँ से यहाँ तक कितने 27 थे, इनफाइनाइट टाइम्स आए थे, और यहाँ से यहाँ तक कितने 27 आए हैं, इनफाइनाइट टाइम्स ही आए हैं, राइट। कोई अंतर नहीं है इनमें। आप ये मत सोचना कि इस वाले में एक 27 कम हो गया है, राइट। यहाँ पे एक 27 हमारा इधर आ गया, तो ये मत सोचना कि एक 27 बाद में कम हो गया, नहीं। बाद में हमें पता है कि इनफाइनाइट 27 है ना। इनफाइनाइट 27 मतलब अगर इनफाइनाइट -1 करेंगे तो क्या होगा, तब भी तो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब क्या, समुद्र में एक बूंद अगर कम ज़्यादा हो गई तो भी हो सकता है वहाँ डिफरेंस कैसे भी मेजर कर लो, बट इनफाइनाइट का जो रिप्रेजेंटेशन है उसके हिसाब, मतलब इनफाइनाइट की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से तो इन दोनों में एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। क्योंकि इन्फिनिटी क्या है कि वो कभी रीच नहीं कर सकते, उसको बस टेंड कर सकते हैं कि बहुत बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा, है ना। अगर कोई नंबर है तो कभी ये नहीं लिखेंगे n इक्वल टू इन्फिनिटी, नहीं, हमेशा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, कि इन्फिनिटी के पास जा सकते हो, इन्फिनिटी पहुंच नहीं सकते, जितना भी पहुंच जाओगे उससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा, राइट। तो उसमें से अगर 1 माइनस करेंगे, मतलब इनफाइनाइट माइनस फाइनाइट, 1 नहीं, आप 10⁻27 माइनस कर लो, बहुत बड़ा नंबर हो गया, तब भी इन्फिनिटी रहेगा। क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब वही है कि इन्फिनिटी में से कुछ भी फाइनाइट कहीं से भी स्टार्ट करोगे बहुत दूर लगेगा, कहीं से भी स्टार्ट करोगे कुछ भी ऐड करना पड़ेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो बहुत ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा, राइट। इन्फिनिटी का डेफिनेशन यही है। तो अगर इन्फिनिटी टाइम्स आ रहे थे, इनफाइनाइट टाइम्स आ रहे थे 27, तो उससे एक कम कर लिया तो भी अभी इनफाइनाइट टाइम्स ही बचे हैं। इवन इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट भी क्या होता है, इनफाइनाइट, कभी टू इनफाइनाइट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट खुद ही है कि बहुत ज़्यादा बड़ा, सबसे बड़ा है, राइट। तो सबसे बड़ा का 2 गुना क्या, वो भी वही तो सबसे बड़ा है। डेफिनेशन को समझिए, सबसे बड़ा है इनफाइनाइट, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। अभी उसको 2 बार लिख दिया तो 2 इंटू सबसे बड़ा, तो 2 इंटू सबसे बड़ा का क्या मतलब है, जो सबसे बड़ा है वही तो सबसे बड़ा रहेगा ना। 2 इंटू 3 इंटू का कोई मतलब नहीं है वहाँ पे, क्योंकि सबसे बड़ा यानी कि यही तो इनफाइनाइट है ना। जिसको आप 2 इंटू ये लिख रखा है आपने, यही तो इनफाइनाइट है। और इसी इनफाइनाइट को दिखाते कैसे हैं ना, शायद कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट करो तो इनफाइनाइट आएगा, टू इनफाइनाइट नहीं आएगा। मान लो फॉर अ सेकंड टू इनफाइनाइट आ भी गया तो ये क्या आया, बहुत बड़ा, और इसी को तो बोलते हैं इनफाइनाइट, यही तो हो गया, है ना। तो ये थोड़े से बेसिक रूल्स होते हैं, ये हमने 1-2 बार डिस्कस करा है, तो आपने देखा होगा तो ज़रूरत नहीं होगी। फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो हो सकता है ज़रूरत हो, बट हाँ अब समझ में आ गया होगा कि इनफाइनाइट -1 करेंगे या इनफाइनाइट -2 कर देंगे, या 10⁻27 कर दिया, 10⁻30 कर दिया, कुछ भी इनफाइनाइट माइनस ऐसे कर लो ना, इनफाइनाइट माइनस फाइनाइट इक्वल्स टू क्या होगा, इनफाइनाइट, राइट। इनफाइनाइट में से कुछ भी फाइनाइट घटाएंगे तो कभी भी वो इनफाइनाइट से चेंज नहीं होगा, यानी इनफाइनाइट ही रहेगा, ठीक है। तो अब 1.2727, अब आपको 100 मल्टीप्लाई करने का लॉजिक समझ आ गया, क्योंकि पीछे वाला देखिए डेसिमल के बाद वाला तो पहले भी सेम था, अभी भी सेम है, आगे वाले में डिफरेंस हो गया। तो हमें क्या हुआ, 2 इक्वेशन मिल गई यहाँ पे, x इक्वल टू 1.272727 इनफाइनाइट टाइम्स एंड 100x इक्वल्स टू 127.2727 है ना, अप टू सो ऑन, ठीक है। तो
अब हमने सिर्फ 100 क्यों मल्टीप्लाई करा भाई, 10 क्यों मल्टीप्लाई नहीं करा, 10 मल्टीप्लाई करते तो सिर्फ एक पोजीशन शिफ्ट होता, तो देखिए क्या हो जाता 12.72727272। बट अब x में क्या है 2721 मल्टीप्लाई रिपीट हो रहा है, और 10x में क्या रिपीट होता 7272, तो वो माइनस नहीं कर पाते उससे, राइट। मतलब माइनस हो जाता तो भी कुछ रिकरिंग बच जाता, 72 - 27 करते तो वो बच जाता रिकरिंग वाला। तो हमें क्या है रिकरिंग वाला तो घटाना है ना, हमें रिकरिंग वाले डेसिमल को गायब करके फ्रैक्शन में लाना है, सिंपल है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, है ना, ये जो सारे ऑप्शन है ये फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, तो हमें तो डेसिमल वाला पार्ट गायब करना है, राइट। तो डेसिमल वाला पार्ट गायब करना है, दोनों माइनस करेंगे अभी, तो पहले सेम तो कर ले तब माइनस करेंगे तो गायब होगा, अगर डिफरेंट रहेंगे तो गायब नहीं होगा। दूसरा यहाँ पे भी सोच सकते हैं कि भाई 2 डिजिट्स के बाद रिपीट हो रहा था, तो 2 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा था तो हम 2 डिजिट शिफ्ट कर देते हैं डेसिमल, तो सेम सीक्वेंस रिपीट हो जाएगा। तो 2 डिजिट शिफ्ट करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10⁻² का मतलब होता है 100, है ना। बहुत सारे तरीके मैंने बता दिए, तो अभी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब ये 2 इक्वेशन अपने पास हैं, तो 2 - 1 कर देते हैं, तो ये 100x - x = अगर अब RHS से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 127.27, है ना, 27 अप टू सो ऑन, माइनस 1.2727, है ना, सो ऑन। तो ये क्या बनेगा देखिए, डेसिमल के बाद वाला तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 27 इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है, यहाँ भी 27 इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है, दोनों में 27 इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है, तो वो हो जाएगा कैंसिल आउट। तो 127 - 1 बचेगा, राइट। इधर क्या हो गया 99x = 126, है ना, 126 हो गया। x कितना आया 126 / 99। अब ये कुछ तो शायद कैंसिल होगा, 126 / 99। ऑप्शंस क्या क्या हैं अपने, एक बार आप इसको 9 से डिवाइड करिए, देखिए 99 तो डिवाइड हो जाएगा, 99 के फैक्टर्स होंगे 11 × 3 × 3 दैट इज़ 9। 126 का हमें पता नहीं है, तो या तो 11 से कटेगा, या तो 9 से कटेगा, या तो 3 से कटेगा, तो किसी से नहीं कटेगा। तो एक बार देख लेते हैं, 11 × 126 / 9, है ना, 14 आ गया, ठीक है। अब ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा उसका भी तो एक तरीका है ना, जो पढ़ते हैं उसको यूज भी कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो 1 + 2 + 6 कितना हुआ 9, तो 9 अगर सम ऑफ द डिजिट्स आ रहा है, तो यानी कि ये नंबर पूरा 9 से डिविजिबल होगा, 9 से डिविजिबल होगा, डिवाइड कर दिया, तो 14/9 आ गया अपना आंसर, और क्या है ना, सॉरी 14/11 आ गया ना, क्योंकि 9 से तो मैं डिवाइड ही कर दिया था। 126 होगा अपना 14 × 9, और 99 होगा 11 × 9, तो आंसर क्या आएगा 9 कट जाएगा 14/11, बी पार्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।